स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और आज 17 सितंबर 2025 को सुबह 3:12 पर मैं ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैं आज हमारे प्रधानमंत्री जी 74 वर्ष के हो गए हैं। 74 के हुए हैं कि 75 के हुए हैं? 1950 में उनका बर्थडे था, है ना? तो वो 2025 में से अगर 1950 निकाल दें तो 75 हो जाते हैं। तो आज 75 साल के हो गए हैं वो। चलिए, प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ शुरू कर रहे हैं। कल जहां से छोड़ा था, और मैं हांगकांग में डकैती का 7वां भाग शुरू करूंगा, छठे भाग के कुछ पिछले डायलॉग से, क्योंकि हमने जो दृश्य है वो बदली नहीं हुआ था। देवराज चौहान के डायलॉग से शुरू कर रहा हूं। मैगी और जॉनी राइट के दम पर ही हमने वॉल्ट में से वो हीरे जवाहरात निकालने हैं। ऐसे में मैं चाहता हूं कि तुम यहां रहो। जॉनी राइट पर और मैगी पर भी काबू रखो। तुम्हारे साथ वानखेड़े रहेगा। वानखेड़े मेरे साथ काम करेगा? जगमोहन ने शक भरी नजरों से वानखेड़े को देखा। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही वानखेड़े कह उठा, क्या तुम मुझे इतना बेकार समझते हो कि मैं निगरानी जैसा काम नहीं कर सकता? वो बात नहीं है, जगमोहन कड़वे स्वर में बोला। पुलिस वालों के साथ काम करने का मुझे अनुभव नहीं है, और तुम्हें हम जैसे लोगों के साथ काम करने की आदत नहीं है। तुम परेशानी पैदा कर सकते हो, मेरी तरफ से समस्या नहीं आएगी, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि देवराज चौहान उन हीरे जवाहरातों को वॉल्ट से निकाले। इसके लिए मैं हर संभव सहायता देने को तैयार हूं। तुम्हारा प्लान क्या है? जगमोहन ने देवराज चौहान से पूछा। मैगी का अपहरण? वो तो हो जाएगा, जगमोहन कह उठा। मैं वॉल्ट में डकैती के बारे में पूछ रहा हूं। मैगी के हाथ में आ जाने के बाद ही प्लान सेटल होगा, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। यह तो स्पष्ट है कि रिमोट का इस्तेमाल जाने बिना वॉल्ट में डकैती नहीं हो सकती। तुम रिमोट का इस्तेमाल करना सीखना चाहते हो? इतना वक्त नहीं है कि रिमोट का इस्तेमाल सीखा जा सके। मैगी को और जॉनी राइट को ज्यादा देर वॉल्ट से दूर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वॉल्ट के कस्टमर कस्टमर को ये दोनों ही वॉल्ट के भीतर तक ले जा सकते हैं। इनके गायब रहने से वॉल्ट के कस्टमर हो हल्ला कर सकते हैं। तब सबकी नजर इस बात पर चली जाएगी कि मैगी और जॉनी राइट दोनों ही अचानक कहाँ गायब हो गए। मैं हालात को यहां तक नहीं पहुंचने देना चाहता। मैं चाहता हूं कि वॉल्ट के कर्मचारियों को सब कुछ सामान्य लगे जब हम डकैती के लिए वॉल्ट में प्रवेश करें। इसका मतलब तुम डकैती की योजना बना चुके हो? जगमोहन के होंठों से निकला। कुछ कुछ, परंतु अभी मेरी सोचें अधूरी हैं। मैं यहां रहूंगा तो तुम्हारे साथ कौन होगा? जगमोहन ने पूछा। सुधीर कावले होगा, देवराज चौहान ने कावले को देखा। अली बख्श होगा। ये काम खराब भी कर सकता है। इसे नहीं पता कि ऐसे मौकों पर कैसे काम किया जाता है। मुझ पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, कावले बोला। मेरी वजह से कोई भी काम खराब नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और कावले यहाँ का काम। मैगी और जॉनी राइट मेरी डकैती के मोहरे बनेंगे। इनके पास तुम ही रहो तो ज्यादा बेहतर होगा, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। तभी देवराज चौहान का फोन बजने लगा। देवराज चौहान ने बात की। हेलो, मैं हांगकांग पहुंच गया हूँ, गिरीश सोनी की आवाज कानों में पड़ी। 2 घंटे पहले पहुंचा हूँ। जो काम तुमसे कहा था वो पूरा हुआ? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, नक्शा बना लाया हूँ मैगी के वॉल्ट का, उधर से गिरीश सोनी ने कहा। मैं तुमसे कल मिलूंगा, सुबह 10 बजे मुझे फोन करना।
कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। विनय बरूटा का फोन था? वानखेड़े ने पूछा। कोई और था, देवराज चौहान ने कहा। तुम लोग पागल हो, जॉनी राइट कह उठा, जो मैगी के वॉल्ट में डकैती करने की सोच रहे हो। वहां डकैती नहीं हो सकती। इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, देवराज चौहान बोला। तुम मुझे सेंसर के बारे में बताओ। सेंसर? जॉनी राइट के होंठों से निकला। ट्रॉली के पास फर्श के भीतर सेंसर लगे हैं कि 5 किलो से ज्यादा का भार पड़ते ही सायरन बजने लगेगा। तुम तो वॉल्ट के बारे में काफी कुछ जानते हो, जॉनी राइट ने अजीब से स्वर में कहा। उन सेंसरों को बंद करने का बटन भी रिमोट में है? देवराज चौहान ने पूछा। जॉनी राइट देवराज चौहान को देखता रहा। जवाब दो। सेंसर को बंद करने का बटन रिमोट में है कि नहीं? है, लेकिन उस बटन को तुम पहचान नहीं सकते। सेंसर सेंसर बंद करने पर कोई इंडिकेशन भी वापस नहीं आता कि वो बंद हो गए हैं। सेंसर बंद हुए हैं कि नहीं, ये बात सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसे रिमोट की समझ है। तुमने बताया था कि रिमोट के किसी भी बटन पर कोई निशान नहीं है कि बटन का मतलब समझा जा सके। हाँ। ऐसा क्यों, जबकि अक्सर रिमोट पर बटनों के पास या उनके ऊपर निशान होता है कि? ऐसा इसलिए कि रिमोट किन्हीं गलत हाथों में लग जाए तो उसका इस्तेमाल ना हो सके, जॉनी राइट तीखे स्वर में बोला। हम्म। देवराज चांद ने सिर हिलाया। रिमोट से सेंसर ऑफ किया जा सकता है तो फिर कस्टमर के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल क्यों होता है? सेंसर ऑफ करके फर्श फर्श पर आगे बढ़ा जा सकता है। जॉनी राइट चुप रहा। मैंने कुछ गलत कहा? सही कहा, जॉनी राइट बोला। तो ट्रॉली का इस्तेमाल क्यों करता है? ट्रॉली का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कस्टमर पर प्रभाव डालने के लिए कि वॉल्ट में जबरदस्त सिक्योरिटी है, जबकि है भी, परंतु कस्टमर को समझाने के लिए ये सब करना पड़ता है। ये बात वॉल्ट के कर्मचारी भी नहीं जानते कि सेंसर को ऑफ भी किया जा सकता है। क्या तुम कभी वॉल्ट में गए हो? जॉनी राइट ने पूछा। नहीं। तो तुम्हें सेंसर या ट्रॉली के बारे में किसने बताया? आमतौर पर कस्टमर ऐसी बातें बाहर नहीं करते। मुझे तो बेसमेंट के उस कमरे का भी पता है जिसके होने के बारे में तुम भी नहीं जानते, देवराज चौहान ने कहा। मैं हैरान हूं कि ऐसी बातें तुम्हें किससे पता चली जो मुझे भी नहीं मालूम। देवराज चौहान ने उससे कुछ नहीं कहा। उस कमरे में है क्या? तुम वहां से क्या लेना चाहते हो? जॉनी राइट ने पूछा। ये बात मैगी से पूछना। मैगी से? क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो? नहीं, मैगी यहां लाई जाने वाली है। क्या? जॉनी राइट चौंका। तुम तुम मैगी का अपहरण करने वाले हो? सही समझे। तुम जल्दी मरोगे। मैगी का अपहरण नहीं कर सकते, उसके गनमैन तुम्हें मार देंगे। देवराज चौहान ने जगमोहन और वानखेड़े को देखकर कहा। हम जा रहे हैं, जॉनी राइट की तरफ से लापरवाह मत होना। यह हमारे लिए खास रहेगा डकैती में। फिर सुधीर कावले और अली बख्श को देखकर बोला, चलो। अली बख्श ने दरवाजा खोला और वो बाहर निकल आए। पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। जब वो लिफ्ट द्वारा 15वीं मंजिल से नीचे आए तो सूरसेन तो सूजन कारपेट सॉरी तो सूजन कारपेट का फोन कावले को आया। मुझे खबर मिल चुकी है कि तुमने जॉनी राइट का अपहरण कर लिया है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ फ्लैट पर। अभी मैं देवराज चौहान के साथ हूँ, कावले ने कहा। देवराज चौहान के साथ? क्यों? उसने मुझे अपने काम के लिए साथ रख लिया है। तो क्या तुम मेरे फ्लैट पर नहीं आओगे? इस वक्त मेरे लिए ये काम ज्यादा जरूरी है, कावले ने गंभीर स्वर में कहा। इस वक्त कहाँ हो? देवराज चौहान के साथ कहीं जा रहा हूँ, जहां वो मुझे ले जा रहा है। मैंने पूछा नहीं। ठीक है डियर, सूजन कारपेट की आवाज आई। मुझे फोन करते रहना, मेरे से बातें जरूर होनी चाहिए। फुर्सत मिलते ही तुम्हें फोन करूंगा।
कहकर कावले ने फोन बंद कर दिया। कौन था? देवराज चौहान ने पूछा। सूजन कारपेट, हांगकांग पुलिस की जासूस और मैक्स फेरी की साली, सुधीर कावले ने कहा। अगला दृश्य। 10:30 पर मैगी वॉल्ट को बंद करवा रही थी जब उसे पुलिस की फोन कॉल आई। पुलिस वाले ने उसे बताया कि किस तरह जॉनी राइट का अपहरण हो गया और उसकी कार सड़क के बीच खड़ी मिली। 2 लोगों को जॉनी राइट को एक टैक्सी में बिठाकर ले जाते देखा गया है। पुलिस को इस घटना की जानकारी वहीं पर के 2 कार सवारों से मिली। उन्होंने एक के हाथ में रिवॉल्वर भी देखी, यानी कि हथियार के दम पर जॉनी राइट का अपहरण किया गया है। पुलिस को टैक्सी का नंबर मिला उन दोनों व्यक्तियों से। मालूम करने पर वो नंबर फर्जी निकला। उस नंबर की टैक्सी दोपहर से ही एक टैक्सी स्टैंड पर खड़ी थी। अपहरण करने वालों ने टैक्सी पर नकली नंबर लगाकर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया है। ये सारी जानकारी पुलिस वाले ने फोन पर ही मैगी को दे दी। जॉनी राइट को जॉनी राइट का अपहरण हो जाना मैगी को परेशान करने वाली बात थी। फौरन ही उसका ध्यान ध्यान देवराज चौहान की तरफ गया और सोचा कि जॉनी राइट का अपहरण से देवराज चौहान को क्या फायदा होगा। जवाब के तौर पर मैगी ने उस पुलिस वाले से कहा, जॉनी राइट को फौरन ढूंढा जाए। पुलिस वाले ने कहा कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जॉनी राइट को जल्द ढूंढ निकाला जाए। उसके बाद मैगी ने अपने पिता जैम डिमोरा को फोन किया। कहो मैगी, जैम डिमोरा की आवाज आई। पापा, मैगी ने धीमे स्वर में कहा, जॉनी राइट का अपहरण कर लिया गया है। कब? करीब 2 घंटे पहले। यह देवराज चौहान की हरकत है। मुझे तेरी चिंता होने लगी है बेटी। डिमोरा के स्वर में गंभीरता थी। मेरी फिक्र मत करो पापा, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैगी के स्वर में विश्वास था। मेरे बॉडीगार्ड हर वक्त मेरे पास रहते हैं। देवराज चौहान मेरे पास भी नहीं फटक सकता। अब मुझे लगने लगा है कि देवराज चौहान वास्तव में खतरनाक है। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। डोंट वरी पापा, लेकिन जॉनी राइट का अपहरण करके देवराज चौहान को कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे ख्याल में देवराज चौहान वॉल्ट में डकैती करके वो हीरे जवाहरात पा लेना चाहता होगा। जैम डिमोरा का सोच भरा स्वर कान में पड़ा। इसके अलावा इस अपहरण से उसका कोई मतलब हल नहीं हो सकता। जॉनी राइट से वो वॉल्ट की जानकारी लेगा और सोचेगा कि कैसे डकैती करे। ये तो आप भी जानते हैं कि मेरे वॉल्ट में डकैती नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। डकैती के लिए रिमोट का इस्तेमाल करना आना चाहिए। रिमोट का इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी वॉल्ट में प्रवेश किया जा सकता है। मुझे सब पता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं। जैम डिमोरा की आवाज कानों में पड़ी। ओके पापा, बाद में फोन करूंगी। पुलिस पर दबाव बनाओ कि वो जॉनी राइट को जल्द ढूंढ निकाले। हो सकता है इस चक्कर में देवराज चौहान पकड़ा जाए। वैसे देवराज चौहान की कमजोरी उसका दोस्त सोहनलाल मेरे पास है। उसने अपनी औकात से बढ़कर कुछ करने की कोशिश की तो मैं सोहनलाल के दम पर देवराज चौहान को झाग की तरह बिठा सकता हूं। मैगी ने फोन बंद किया और अपने फोन में पहले से फीड कर रखे कई महत्वपूर्ण नंबरों में से एक पुलिस चीफ मैक्स फेरी का फोन नंबर निकाला और उसे फोन किया। लंबी बेल जाने के बाद मैक्स फेरी की आवाज सुनाई दी। हेलो, पुलिस चीफ मैक्स फेरी से बात कर रही हूं मैं? मैगी ने शांत स्वर में पूछा। यस, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं मैगी हूं, मैगी का वॉर्ड से। ओह मिस मैगी, दूसरी तरफ से मैक्स फेरी ने कहा। आपसे बात करके मुझे खुशी हुई। ये अच्छा मौका नहीं है बात करने का। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि आपके वार्ड के कर्मचारी जॉनी राइट का सड़क पर से अपहरण कर लिया गया। हैरत की बात है कि मेरे शहर में ऐसा हो रहा है। ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। इसी कारण मैंने आपको फोन किया है कि जॉनी राइट मेरे वॉल्ट का महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसका इस प्रकार अपहरण कर लिया जाना वॉल्ट के लिए अच्छा नहीं है। वो वॉल्ट की भीतरी जानकारी रखता है। मैगी ने गंभीर स्वर में कहा। मेहरबानी होगी अगर आप जॉनी राइट को जल्द से जल्द ढूंढ दें। मेहरबानी क्यों मिस मैगी, ये तो मेरा फर्ज है। मैं कई पुलिस टीमों को जॉनी राइट को ढूंढने के लिए लगा चुका हूं। शहर के हर संदिग्ध को चेक किया जा रहा है। जिनकी नजरों के सामने अपहरण किया गया उनके बयान लिए गए हैं।
अपहरण करने वाले 2 व्यक्तियों के हुलिये हर पुलिस वाले के पास पहुंच चुके हैं। वो दोनों एशियन व्यक्ति हैं और मेरे बेहतर ऑफिसर इस मामले को देख रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, जॉनी राइट जल्दी आपके पास होगा। थैंक यू चीफ। आपको किसी पर संदेह हो तो कह दीजिए, उधर से मैक्स फेरी ने कहा। मैगी के मन में आया कि देवराज चौहान का नाम ले दे, परंतु मैक्स फेरी को यह बताने की वजह उसके पास नहीं थी कि देवराज चौहान ही क्यों। उसने सोचा पुलिस ठीक राह पर चल रही है कि जॉनी राइट का अपहरण करने में 2 एशियन व्यक्तियों का हाथ है। उनके द्वारा पुलिस देवराज चौहान तक पहुंच ही जाएगी। नो चीफ, अभी तो मुझे जॉनी के अपहरण पर ही विश्वास नहीं आ रहा। मुझे किसी पर शक नहीं, मैगी ने कहा। ओके, कोई सफलता मिलते ही मैं आपको फोन करता हूं। मैगी ने फोन बंद कर दिया। वो परेशान थी, गंभीर थी। कर्मचारी वॉल्ट बंद कर चुके थे। उनमें से कोई नहीं जानता था कि जॉनी राइट का अपहरण हो चुका है। वॉल्ट में सब कुछ सामान्य चल रहा था। मैगी वॉल्ट से बाहर निकली। बाहर मौजूद वॉल्ट के रात के गनमैनों ने वॉल्ट का बाहरी गेट बंद किया। मैगी ने चाबियां लेकर गेट को चेक किया। तभी उसके 8 में से 3 गनमैन उसके पास आ पहुंचे। उसकी और गनमैनों की गाड़ियां 150 कदम दूर पार्किंग में खड़ी थी। उसकी और गनमैनों की गाड़ियां 150 कदम दूर पार्किंग में खड़ी थी। मैगी ने देखा वो हैरी, लूपर और माइक थे। हैरी, मैगी बोली, गाड़ी ले आओ। यस मैडम, कहने के साथ ही हैरी पलट कर चला गया। लूपर, मैगी ने आसपास नजरें दौड़ाते हुए कहा, कोई मेरा अपहरण करने की कोशिश कर सकता है? हम ऐसा नहीं होने देंगे, लूपर बोला। हम पर भरोसा रखें। मुझे सब पर भरोसा है। ये बात सबसे कह दो कि वो ज्यादा सतर्क रहें। लूपर ने पास खड़े माइक से कहा, सबको सतर्क कर दो। माइक फौरन सिर हिलाकर चला गया। आपका अपहरण करने वाला कौन है? लूपर ने पूछा। देवराज चौहान नाम का एक एशियन आदमी है। आज शाम उसने जॉनी राइट का अपहरण कर लिया है। वो आपका अपहरण नहीं कर सकेगा, लूपर ने दृढ़ स्वर में कहा। जल्दी ही हैरी कार ले आया। मैगी कार की पिछली सीट पर बैठी। लूपर हैरी के बगल में जा बैठा। दरवाजे बंद हुए। कार मध्यम गति से आगे बढ़ी और देखते ही देखते बाकी बॉडीगार्डों की कारें आगे पीछे पहुंच गई। रोज की तरह कारें सड़क पर पहुंची। मैगी के चेहरे पर गंभीरता ठहरी हुई थी। अगला दृश्य, सनशाइन अपार्टमेंट, शहर के अमीरों की रहने की जगह। पैसे वाले लोगों के लिए भी यहाँ फ्लैट लेना आसान नहीं था। अपार्टमेंट की मेंटेनेंस का खर्चा भी काफी ज्यादा था और फ्लैटों की कीमतें भी बहुत ज्यादा थी। ये 5 बेडरूम का अपार्टमेंट था। हर फ्लैट में 5 बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग और लंबी चौड़ी लॉबी थी। मैगी की कार सनशाइन की पार्किंग में रुकी तो आगे पीछे की कारें भी रुक गई। रास्ते में कुछ नहीं हुआ था। मैगी ने अपने को समझाया कि इतने बॉडीगार्ड होने पर उसका कोई अपहरण नहीं कर सकता। वो खामखा ही शंका चिंता में है। कोई उसके पास भी नहीं फटक सकता। लिफ्ट द्वारा वो तीसरी मंजिल पर पहुंची। इसी फ्लोर पर उसका फ्लैट था। अब उसके साथ लूपर और अन्य बॉडीगार्ड थे। शीशे के समान चमकते गलियारे में आगे बढ़ने पर चंद फ्लैटों के दरवाजे पार करने पर उसका फ्लैट आया। मैगी ने पर्स से चाबी निकाली और रोज की तरह दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ी हो गई। लूपर और एक अन्य गनमैन हाथों में रिवॉल्वर लिए भीतर प्रवेश कर गए। मैगी एक अन्य गनमैन के साथ खामोशी से खड़ी रही। 5-6 मिनट बाद वो दोनों बाहर आए। लूपर ने कहा, सब ठीक है मैडम, आप भीतर जा सकती हैं। थैंक्स लूपर। मैगी ने सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगर जरूरत हो तो मैं रुक सकता हूं मैडम, लूपर बोला। फ्लैट के भीतर मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। कोई भी लॉक खोला नहीं जा सकता, मैगी बोली। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट, कहने के साथ ही मैगी ने एक कदम बढ़ाया, भीतर पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। वो दरवाजा ऐसा था कि बंद करने पर लॉक हो जाता था और चाबी के बिना नहीं खोला जा सकता था। मैगी ने सामने ड्राइंग हॉल में नजर मारी। फ्लैट की सारी लाइटें ऑन थी। ड्राइंग रूम सजा पड़ा था। सोफे रखे थे, शोपीस रखे थे। छत पर बड़े और छोटे कुल मिलाकर 5 झूमर लगे थे।
फर्श के नाम पर खूबसूरत टाइलें शीशे की तरह चमक रही थी। पर्स थामे मैगी आगे बढ़ी और ड्राइंग रूम पार करती छोटी सी लॉबी में प्रवेश किया। और वहां दोनों तरफ 3 दरवाजे दिखे। वो तीनों बेडरूम के दरवाजे थे। बाईं तरफ 2, दाईं तरफ 1। मैगी ने बाईं तरफ वाला एक दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गई। ये काफी बड़ा कमरा था। बेडरूम था। एक तरफ बड़े साइज का बेड लगा था। दूसरी तरफ बैठने के लिए सोफा, चेयर और टेबल था। सामने ही बाथरूम का बंद दरवाजा नजर आ रहा था। एक तरफ दीवार के साथ काफी बड़ा वार्डरोब खड़ा था। बुक्स की वुडन की शेल्फ दीवार के साथ खड़ी थी। लूपर एसी ऑन कर गया था। मैगी ने टेबल पर हैंडबैग रखा और शरीर पर पड़े कपड़े उतारने लगी। पूरी तरह कपड़े उतारकर बाथरूम में गई, शावर लिया, फिर वार्डरोब से गाउन निकालकर पहना और कमरे से निकलकर ओपन किचन में पहुंची और शेल्फ से कांच का वाइन गिलास उठाकर दूसरे कमरे में पहुंची जहां छोटा सा बार रूम बना था और दुनिया की कीमती शराब की बोतलें वहां मौजूद थी। मैगी ने एक बोतल से आधा गिलास विस्की का भरा और उसमें बाकी की कोल्ड ड्रिंक मिलाकर घूंट भरा। फिर सिर हिलाकर गिलास थामे अपने बेडरूम में पहुंची और फ्रिज से 2 बर्गर और एक सैंडविच निकालकर प्लेट में रखे और सोफा चेयर पर आ बैठी। प्लेट टेबल पर रख दी। गिलास से घूंट भरकर उसे टेबल पर रखा और सैंडविच का एक हिस्सा खाकर उसे भी वापस रख दिया। मैगी जैम डिमोरा जैसे इंसान की बेटी जरूर थी, परंतु बहुत सादा जीवन बिता रही थी। वो पूरी तरह अकेली थी। वॉल्ट का काम देखना, रात को घर आना और एक पैग लेने के बाद कुछ खाना और सो जाना। अगले दिन सुबह वक्त पर उठना और वॉल्ट के लिए चल देना। यही उसका जीवन था। मैगी अक्सर अपनी जिंदगी के बारे में सोचती थी कि अब उसे अकेलापन अच्छा नहीं लगता। पास में मर्द होना चाहिए। लेकिन वो यूं ही किसी आदमी को अपने पास नहीं आने देना चाहती थी। वो जानती थी कि उसके कंधों पर वॉल्ट की जिम्मेवारी है। जहां लोगों की बेपनाह दौलत मौजूद है, वो किसी गलत व्यक्ति को पास नहीं आने देना चाहती थी। वो ऐसा इंसान चाहती थी जो कि उसे पसंद हो, वो भी उसे दिल से चाहे, एक दूसरे को समझते हों वो दोनों। इसके बाद ही उससे शादी करेगी, फिर उसे पास आने देगी। उसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास था। वो सामान्य लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती थी। वो पहचानी जाने वाली मशहूर युवती थी। मैगी के वॉल्ट के बारे में हर कोई जानता था। उसका नाम सब जानते थे। ऐसे में उसे जरा भी पसंद नहीं था कि उसके नाम के साथ कोई स्कैंडल जुड़े और लोगों का विश्वास वॉल्ट से उठ जाए। मैगी बहुत संभल कर अपनी जिंदगी बिता रही थी। यहां तक कि वो नहीं चाहती थी कि ये बात उजागर हो कि वो ड्रग्स किंग जैम डिमोरा की बेटी है। ये बात खुलते ही वॉल्ट पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। डिमोरा के पीछे पुलिस थी। वो चाहती थी कि पापा हांगकांग से बाहर चले जाएं ताकि सब कुछ शांत हो जाए। कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि लोग जान जाएं वो जैम डिमोरा की बेटी है। और अब जॉनी राइट का अपहरण हो जाना उसके लिए बड़ी चिंता की बात थी। जैसे भी हो, देवराज चौहान जानता था कि वो जैम डिमोरा की बेटी है। ये बात मैगी के हक में ठीक नहीं थी। साथ में ये सोच भी मन में आती कि क्या पता जॉनी के पीछे देवराज चौहान ना हो, यूं ही कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया हो। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 7:30 बजे देवराज चौहान, अली बख्श और कावले एक कार में सनशाइन अपार्टमेंट से 200 कदम पहले मौजूद थे। नजरें सनशाइन के मुख्य गेट पर मौजूद थी। वो कार में पिछले 15 मिनटों से खामोश बैठे थे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। सनशाइन अपार्टमेंट मुख्य सड़क पर स्थित था, इसलिए सड़क पर से बराबर वाहन निकले जा रहे थे। वो व्यस्त सड़क थी। मैगी कितने बजे निकलती है? कावले ने पूछा। 9 बजे वो वॉल्ट पहुंचती है, देवराज चौहान ने कहा। 35-40 मिनट का रास्ता है। इसका मतलब वो 8 और सवा 8 के करीब अपार्टमेंट से रवाना होती है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। तुमने बताया कि कल 3 बार तुमने अपार्टमेंट से वॉल्ट तक का रास्ता देखा जो मैगी इस्तेमाल करती है। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। रास्ता देखा और रास्ते में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं दिखी जहां पर मैगी का सफल अपहरण कर लेने की संभावना बने। पूरा रास्ता भीड़ भरा है। 50 से ऊपर गाड़ी नहीं दौड़ाई जा सकती। 30 और 50 के बीच ही स्पीड रहती है। मैगी के बॉडीगार्ड हथियारबंद होते हैं। वो कभी भी अकेली सड़क पर नहीं उतरती।
8 बॉडीगार्डों के होते उसका अपहरण कर पाना और भी कठिन है सड़क पर। तो आज क्या देखना चाहते हो तुम? उसके बॉडीगार्ड किस पोजीशन में होते हैं? क्या कार में वो अकेली होती है? इन सब बातों के होते हुए क्या हमें ऐसा मौका मिल सकता है कि उसका अपहरण कर सकें? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ गार्डों को शूट करना होगा तब ये काम हो। किसी की जान नहीं लेनी है। जान नहीं लेनी? सुधीर कावले की आंखें सिकुड़ी। नहीं, देवराज चौहान ने इंकार में सिर हिलाया। ये कैसे हो सकता है कि किसी की जान नहीं ले? वो हमें शूट करना चाहेंगे अपहरण करने के वक्त। खुद को बचाने के लिए एक दो को शूट करना ही होगा, नहीं तो वो हमें शूट कर देंगे। कावले तेज स्वर में बोला। देवराज चौहान ने कावले को देखकर कहा, डायमंड वॉल्ट में डकैती के वक्त तुम बीच में आ गए थे। क्या मैंने तुम्हारी जान ली? कावले देवराज चौहान को देखने लगा। अपना काम पूरा करने की खातिर मैं किसी की जान नहीं लेता। तो तुम्हारे काम पूरे कैसे होते हैं? मैं बीच का रास्ता निकाल लेता हूं। हर काम में बीच का रास्ता अवश्य होता है, अगर निकालने वाले का मन साफ हो। आज तक मेरे काम होते रहे हैं, इस वजह से मैंने कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा कभी। तुम जानो। कावले ने गहरी सांस ली। तुम्हारा काम है ये। किसी की जान लेने का हमारा हक नहीं बनता। अगर जान लेने की खास वजह हो तो बात दूसरी है, परंतु दौलत को पाने के लिए, अपना काम पूरा करने के लालच में मैं किसी की जान नहीं लेता। तुम जैसा डकैती मास्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर मैं ऐसा करता तो आज तुम भी जिंदा नहीं होते, देवराज चौहान ने कहा। तब शायद मैं ही तुम्हें मार देता, अली बख्श बोला। पर देवराज चौहान ने मुझे रोक दिया था। अगर ये बीच में ना आया होता तो मेरा चाकू तब तुम्हारे शरीर को उधेड़ कर रख देता। कावले ने अली बख्श को देखा। याद है कि भूल गए? अली बख्श ने धीमे स्वर में कहा। याद है। तभी देवराज चौहान का फोन बजने लगा। हेलो। देवराज चौहान ने फोन पर बात की। कैसे हो देवराज चौहान? विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। हांगकांग पहुंच गए? कल शाम ही आ गया था, उधर से विनय बरूटा ने कहा। काम चल रहा है ना? हाँ। हो जाएगा। जरूर होगा। अब तक क्या किया? ये बताने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें हीरे जवाहरात जरूर मिल जाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। मैं जानता हूं तुम अपना वादा जरूर पूरा करोगे। अगर मैं उन तक नहीं पहुंच सका तब वादा पूरा नहीं होगा, पर तुम पहुंच जाओगे। सोहनलाल मिला? मिल जाएगा। देवराज चौहान का स्वर शांत था। कहां पर हो? शायद मैं तुमसे मिलूं। जिस नंबर से तुमने फोन किया है वो नंबर तुम्हारा है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। वक्त आने पर तुम्हें इसी नंबर पर फोन करूंगा। अभी मिलने का वक्त नहीं है मेरे पास। हम फोन पर तो बात कर सकते हैं। हाँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। कौन था? कावले ने पूछा। देवराज चौहान ने कावले को देखा, फिर कहा, विनय बरूटा। 8:10 पर अली बख्श क्या उठा। वो निकल रही है। मैंने उसकी कार पहचान ली है, वो देखो। सनशाइन अपार्टमेंट के बड़े से खुले गेट से एक के बाद एक 3 कारें निकली। बीच में मैगी वाली कार थी। निकलकर वो आगे को बढ़ गई थी। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। पीछा करते हुए देवराज चौहान ने बीच में काफी फासला रखा। तुमने कैसे पहचाना कि वो मैगी की कार है? कावले ने पूछा। कल मैंने मैगी की कार को देखा था। ड्राइव करते देवराज चौहान की निगाह आने वाली कार पर थी। सड़क पर ट्रैफिक काफी ज्यादा था। ऐसे में वाहन को तेज रफ्तार पर चलाना मुमकिन नहीं था। कुछ देर बाद देवराज चौहान कार को उन कारों के पीछे ले आया। अब आगे बॉडीगार्ड वाली कार थी, उसमें 4 बैठे हुए थे। कुल कितने बॉडीगार्ड हैं? कावले ने पूछा। 8, अली बख्श ने बताया। क्या वो आगे पीछे की कारों में है? हमारी हमारी भी ये पहली बार है, अभी पता चल जाएगा।
अली बोला। 10 मिनट बाद देवराज चांद ने बॉडीगार्डों वाली कार को ओवरटेक किया, परंतु मैगी की कार के पीछे जगह न मिलने की वजह से वो कार को मैगी की कार के बराबर ले आया। तब देवराज चांद ने तो मैगी की कार की तरफ नहीं देखा, परंतु अली बख्श और कावले ने देखा। मैगी की कार के शीशे काले थे, लेकिन बाहर से देखने पर भीतर बैठे लोगों का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन बाहर से देखने पर भीतर बैठे लोगों का एहसास हो रहा था। सॉरी। कार के पीछे की सीट पर एक अकेली लड़की बैठी है। आगे दो लोग हैं। एक कार चला रहा है, दूसरा बगल में बैठा है। कार बुलेट प्रूफ है, शीशे भी बुलेट प्रूफ हैं। कार के टायर भी गोली से पंचर नहीं किए जा सकते, क्योंकि टायरों पर ऐसा कुछ लगा है जैसे गोली पार नहीं कर सकती। देवराज चौहान ने कहा। मेरे ख्याल में कार के भीतर आगे बॉडीगार्ड बैठा है, कावले ने कहा। तभी अली बख्श बोला, आगे वाली कार में 3 लोग हैं। एक कार चला रहा है, दूसरा बगल में और तीसरा पीछे की सीट पर। फिर तो ये पूरे 8 हो गए। 4 पीछे, 3 आगे, एक मैगी की कार में, कावले ने कहा। ये 8 ही हैं, देवराज चौहान बोला। मैगी की कार चलाने वाला ड्राइवर होगा। तभी रेड लाइट आ गई, जिसकी वजह से कारें आगे पीछे हो गई। उनकी कार भी अन्य कारों की भीड़ में फंस गई। एक तरफ मैगी और बॉडीगार्डों की कारें खड़ी नजर आ रही थी। इस रूट पर तो गाड़ियों की इतनी भीड़ है कि मैगी का अपहरण करके भागा नहीं जा सकता, कावले ने कहा। मैंने कल 3 बार ये रास्ता तय किया है और इसी नतीजे पर पहुंचा, देवराज चौहान बोला। यहां तक ही नहीं, वॉल्ट तक इस सारे रास्ते पर ऐसा ही ट्रैफिक है। इस रूट पर कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी आज मैं मैगी के पीछे जाकर ये देखना चाहता था कि कोई गुंजाइश निकलती है या नहीं, पर फायदा होता नजर नहीं आ रहा। फिर तो हम मैगी का अपहरण नहीं कर सकेंगे, सुधीर कावले ने गंभीर स्वर में कहा। जरूर कर लेंगे। मैंने दूसरा रास्ता भी सोच रखा है। पुलिस चीफ हमारा साथ देगा। दूसरा रास्ता क्या है? बाद में। पहले इस तरह मैगी पर नजर रखकर पूरा रास्ता देख लें। लाइट ग्रीन हो गई। गाड़ियां पुनः चल पड़ी। इसी प्रकार 35 मिनट के सफर को तय करके मैगी और उसके बॉडीगार्डों की कारें वॉल्ट की इमारत के भीतर प्रवेश करती चली गई। देवराज चौहान कार को आगे ले जाता चला गया। इस रूट पर तो मैगी का अपहरण नहीं हो सकता, अली बख्श कह उठा। कुछ आगे शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में कार ले जाने के बाद उसे रोका और देवराज चौहान ने मैक्स फेरी को फोन किया। एक बार तो फोन व्यस्त गया, लेकिन दूसरी बार बात हो गई। कहो, कैसा चल रहा है? मैक्स फेरी की आवाज कानों में पड़ी। मैगी की कोई, वो जॉनी राइट के अपहरण को लेकर परेशान है। कल रात उसका फोन आया था। उसने मेरा नाम लिया? नहीं। तुम बताओ कि मैं मैगी का अपहरण कैसे करूं? उसका हाथ में आना जरूरी है। इस मामले में कोई भी पुलिसमैन तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। रास्ता तो दिखा दो। वो भी तुमने ही निकालना है। तुम जो भी करो, कम से कम तुम्हें पुलिस की तरफ से समस्या नहीं होगी। मैगी सनशाइन अपार्टमेंट से वॉल्ट तक आती जाती है, परंतु उस रास्ते में अपहरण नहीं किया जा सकता। काफी भीड़ रहती है। कोशिश की गई तो उसके बॉडीगार्ड गोलियां चला सकते हैं, जो कि दूसरे लोगों को लग सकती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैक्स फेरी की गंभीर आवाज आई, वरना पुलिस के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुमने वॉल्ट में डकैती करनी है, क्या वो मैगी के अपहरण के बिना नहीं हो सकती? वॉल्ट के दरवाजों, लिफ्टों का कंट्रोल या तो मैगी जानती है या जॉनी राइट। ये सब रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। अगर ऐसा ना होता तो मैं कोई रास्ता बनाकर वॉल्ट में जा सकता था। वो रिमोट मैगी अपने वॉल्ट के ऑफिस में रखती है। उसे भी आसानी से हासिल किया जा सकता है, परंतु रिमोट में नन्हे नन्हे 50 से ज्यादा बटन हैं। कौन सा बटन क्या काम करता है ये नहीं जाना जा सकता। डकैती के वक्त गलत बटन दब जाने से नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। यही अड़चन आ रही है। फिर तो तुम फंस गए। कैसे करोगे? रास्ता निकल सकता है, अगर मैगी हाथ आ जाए तो। तुम ये काम जॉनी राइट से ले सकते हो। वो रिमोट का इस्तेमाल जानता है। वो ये काम करने को इनकार कर चुका है और मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की उसे तैयार करने की। मुझे मैगी की जरूरत है।
मत भूलो कि मेरा सामना जैम डिमोरा से है और मैगी जैम डिमोरा की बेटी है। ये बहुत जरूरी है कि मैगी मेरे कब्जे में आ जाए। मैंने डिमोरा से सोहनलाल को भी वापस लेना है। तो तुम मैगी और सोहनलाल की अदला बदली की सोच रहे हो? मैक्स फेरी की इस आवाज में गंभीरता थी। इस वक्त मैं सिर्फ मैगी को अपने कब्जे में करने की सोच रहा हूं। बाकी जो होगा बाद में होगा। तुम्हारी ये बहुत मेहरबानी कि तुम मेरा साथ दे रहे हो। मेरे कई काम आसान हो गए हैं। तुम्हारा साथ देना मेरी मजबूरी है देवराज चौहान। जैम डिमोरा हांगकांग पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है और हमारी कोशिशों के बाद भी वो हाथ नहीं आ रहा। जिस तरह तुम अपना काम कर रहे हो पुलिस उस तरह नहीं काम कर सकती। हम अपनी सीमा को नहीं पार कर सकते। बेशक अपराधी बच जाएं। यही वजह है कि मैंने तुम्हें आगे करके कुछ भी करने की छूट दे रखी है कि चाहे जैसे भी हो जैम डिमोरा को खत्म करो या पकड़कर हमारे हवाले कर दो। देवराज चौहान के चेहरे पर सोचें छाई रही। तुम रुको मत। जैम डिमोरा के खिलाफ कदम बढ़ाते रहो कि सनशाइन अपार्टमेंट में प्रवेश नहीं किया जा सकता। कल मैंने भीतर जाने की कोशिश की थी लेकिन गार्डों द्वारा रोक लिया गया। देवराज चौहान ने कहा, क्या तुम मुझे दो लोगों के साथ भीतर प्रवेश करा सकते हो? शायद। मैक्स फेरी के आने वाले स्वर में सोच के भाव थे। शायद ये काम हो जाए। मैं तुम्हें आधे घंटे बाद फोन करता हूं। अगला दृश्य। 50 मिनट बाद मैक्स फेरी का फोन आया। तुम सनशाइन अपार्टमेंट में डेविड से मिलने जाओगे? वो पहली मंजिल पर 4 नंबर फ्लैट पर रहता है, यानी कि 104 नंबर में। डेविड मुझे पुराना जानता है। उससे मेरी बात हो गई है। उसे मेरा नाम बता दिया है? देवराज चौहान ने कहा। सब कुछ समझा दिया है। तुम सनशाइन में डेविड के नाम पर कभी भी प्रवेश पा सकते हो। मैक्स फेरी ने कहा। अगर ज्यादा गड़बड़ भी अगर ज्यादा गड़बड़ भी हो जाती है तो वहां डेविड ने कहा है वो निपट लेगा। मेरा नाम नहीं आने देगा। ये तुमने अच्छा किया, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारा प्लान क्या है? मैगी का अपहरण उसके फ्लैट से करना, जो कि आज रात को हो जाएगा। अगला दृश्य। 10:40 पर गिरीश सोनी का फोन आया। तुम कहाँ मिलोगे? गिरीश सोनी ने देवराज चौहान से पूछा। देवराज चौहान ने गिरीश सोनी को एक जगह का पता बताकर कहा कि 1 घंटे बाद वहीं मिलेगा। मैं किसी से मिलने वाला हूँ, अकेला ही जाऊंगा। तुम दोनों फ्लैट पर पहुंच जाओ, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। देवराज चौहान ने अली बख्श और सुधीर कावले से कहा। उसके बाद तयशुदा जगह पर गिरीश सोनी और देवराज चौहान मिले। तुमसे मिलकर मुझे खुशी हो रही है, गिरीश सोनी ने मुस्कुराकर कहा। तुम हांगकांग में हो और मेरे साथ हो। ये बात जैम डिमोरा को पता चल गई तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। देवराज चौहान बोला। हमें कोई जगह तलाश करनी चाहिए जहां बैठ सकें। 15 मिनट बाद उन्हें रेस्टोरेंट मिल गया। दोनों भीतर जाकर बैठे, कॉफी का ऑर्डर दिया। जैम डिमोरा का कुछ पता चला? गिरीश सोनी ने पूछा। मैंने उसे ढूंढने की चेष्टा नहीं की क्योंकि वो आसानी से मिलेगा नहीं, देवराज चौहान ने कहा। तो सोहनलाल भी नहीं मिला? नहीं। तो मैं जैम डिमोरा को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैं ऐसा रास्ता इस्तेमाल कर रहा हूं कि डिमोरा खुद बाहर निकल आए। वो कैसे? कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। मैं मैगी के वॉल्ट में जाने वाला हूं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ओह, गिरीश सोनी चौंका। वो हीरे जवाहरात लेने? हाँ। मेरा वो काला बैग मत भूलना। जो वहां तक पहुंच सका तो तुम्हारा बैग जरूर लाऊंगा। पर मैगी के वॉल्ट में प्रवेश कर पाना आसान नहीं। तुम कैसे? ये बातें मत पूछो। मुझे वो नक्शा दिखाओ जो मैगी के वॉल्ट का तुमने बनाया है। हाँ हाँ। गिरीश सोनी ने हाथ में थाम रखे लिफाफे से तय किया बड़ा सा कागज निकाला। मुझे और भी कई बातें वॉल्ट के बारे में ध्यान में आई, वो भी नक्शे में ले लिए। तुम देखो, नक्शा समझ में आता है? देवराज चांद ने तय किया वो कागज खोला। वो 2 फुट चौड़ा और 2 फुट लंबा कागज था और उस पर पेन से लाइनें खींचकर नक्शा बनाया हुआ था। जगह जगह लिखा भी था कि वो कौन सी जगह है।
देवराज चौहान 10 मिनट नक्शा देखता रहा। इस बीच वेटर कॉफी भी रख गया। कुछ चीजें समझ में आ रही हैं और कुछ नहीं, देवराज चौहान बोला। बेहतर होगा एक बार तुम समझा दो। अगला दृश्य। देवराज चौहान 2:30 बजे फ्लैट पर पहुंचा। कावले और अली बख्श वहां मौजूद थे। देवराज चौहान ने उन्हें बताया कि आज मैगी का अपहरण करना है और उन्हें छोटा सा प्लान समझाया कि कैसे काम करना है। इस काम में सिर्फ 20 मिनट लगे। उसके बाद उन्होंने कॉफी बनाई और थोड़ा बहुत खाया भी। 5 बजे जब वो तीनों वहां से निकलने की तैयारी में थे कि मैक हार्पर आ गया। मुझे चीफ ने भेजा है, हार्पर ने कहा। उसने बताया कि तुम मैगी का अपहरण करने वाले हो। हाँ। इस काम में तुम्हें कोई सहायता चाहिए हो तो कह दो। नहीं, ये काम हम कर लेंगे। मैक्स से धन्यवाद कह देना, देवराज चौहान बोला। जो भी करना होशियारी से करना, हार्पर ने कहा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। उसके फ्लैट से उसका अपहरण करोगे? हाँ। जब वो फ्लैट में पहुंचेगी तब तुम फ्लैट में मौजूद रहोगे? हाँ। मैंने तुम्हें बता रखा है कि मैगी के फ्लैट के भीतर जाने से पहले 2 बॉडीगार्ड भीतर जाते हैं और सारे फ्लैट को चेक करते हैं कि भीतर कोई है तो नहीं। उसके बाद मैगी भीतर जाती है। ये बात मुझे याद है। तुम बॉडीगार्डों की नजर में आ सकते हो और तब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। उस फ्लैट के भीतर कोई तो जगह होगी छिपने की, देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानता, मैं कभी फ्लैट में नहीं गया, हार्पर गंभीर स्वर में बोला। चीफ ने तुमसे आशा लगा रखी है कि तुम जैम डिमोरा तक पहुंच जाओगे, पर जॉर्ज को नहीं लगता कि तुम कुछ खास कर पाओगे। मुझे मेरा काम करने दो। मैं तुम्हारे चीफ या जॉर्ज को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहा, देवराज चौहान ने कहा। काम करो, पुलिस तुम्हारे साथ है। मैं तो तुम्हें जरूरत की सहायता देने आया था। तुम जाओ, हमें काम पर निकलना है। मैगी के फ्लैट की तरफ? तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी है क्या? देवराज चौहान ने हार्पर को देखा। हार्पर मुस्कुराया, फिर पलटकर बाहर निकल गया। पुलिस वाले हम पर नजर रख रहे हैं? कावले ने पूछा। हाँ। क्यों? वो मेरा साथ दे सकते हैं तो नजर भी रख सकते हैं। इस समय पुलिस हमारी सहायता के लिए है। देवराज चौहान ने जगमोहन को फोन किया। जॉनी राइट कैसा है? जगमोहन देवराज चौहान ने पूछा। ठीक है, बंधा हुआ है। बीच में आधे घंटे के लिए खोला था जब उसने बाथरूम जाना था। वो सख्त जान है, अभी तक उसकी अकड़ नहीं गई। वो हमारे काम आने को तैयार नहीं है, उधर से जगमोहन ने बताया। सब ठीक हो जाएगा। आज रात शायद मैं मैगी को भी ले आऊं, देवराज चौहान ने कहा। ओह, कैसे? उसके फ्लैट से। कुछ खतरा तो है पर काम हो जाएगा। तुमने बताया था कि बॉडीगार्ड मैगी के भीतर जाने से पहले फ्लैट को चेक करते हैं। ये उनका रोज का काम है और मेरा ख्याल है कि रूटीन के तौर पर वो फ्लैट में सरसरी नजर मारते होंगे। हर रोज वो बारीकी से फ्लैट को चेक नहीं करते होंगे, देवराज चौहान बोला। ये बात सही हो सकती है। बंद करता हूं। सतर्कता से काम करना, जगमोहन का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। अगला दृश्य। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे जब देवराज चौहान कार ड्राइव करता सनशाइन अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचा। सुधीर कावले बगल में बैठा था और अली बख्श पीछे। कार रुकते ही गेट के बाहर बाहरी तरफ खड़ा वॉचमैन करीब आकर बोला, कहाँ जाना है? मिस्टर डेविड के पास, फ्लैट नंबर 104, देवराज चौहान ने सरल स्वभाव में कहा। मिस्टर डेविड को पता है कि तुम लोग आने वाले हो? वॉचमैन ने पूछा। मालूम है। वो वॉचमैन कार के पास से हटा और गेट के पास जाकर उस तरफ खड़े वॉचमैन से बोला, मिस्टर डेविड, 104 नंबर से इंटरकॉम पर बात करो। गेट के उस पार का वॉचमैन पास के केबिन के भीतर चला गया। देवराज चौहान आराम से स्टीयरिंग सीट पर बैठा रहा। इंजन स्टार्ट था। क्या पता डेविड इस वक्त घर पर न हो, पीछे बैठा अली कह उठा। तभी केबिन में गए वॉचमैन को बाहर निकलते और गेट खोलते देखा। वो घर पर ही है, कावले कह उठा। गेट खोल दिया गया।
देवराज चौहान कार को भीतर लेता चला गया। सनशाइन अपार्टमेंट के भीतर पार्किंग के लिए खुली जगह थी। पिलर पर कई मंजिला चार इमारतें थोड़े थोड़े फासले पर बनी हुई नजर आ रही थी। भीतर गश्त करते गार्ड भी यदाकदा दिख रहे थे। हमें बी बिल्डिंग के 312 नंबर फ्लैट में जाना है। धीमी रफ्तार से कार को आगे बढ़ाते देवराज चौहान ने बाहर झांकते हुए कहा। बी इमारत कौन सी? वो है, कावले बोला और एक तरफ इशारा किया। वहां बी का बोर्ड भी लगा है। बोर्ड दिखाई दे गया। देवराज चौहान ने कार को उसी बिल्डिंग के नीचे पार्किंग में ले जा रुका। वहां और भी कई कारें खड़ी थी। एक गार्ड भी दूर जाता दिखा। देवराज चौहान ने इंजन बंद कर दिया। चलो अली, देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। अली भी कार से बाहर आ गया। सुधीर कावले कार में ही बैठा रहा। अब कार की चाबी उसके पास थी। देवराज चौहान और अली बख्श लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। हर तरफ शांत वातावरण था। सिर्फ बाहरी वाहनों का मध्यम सा शोर ही महसूस हो रहा था। लिफ्ट से वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे और 312 नंबर फ्लैट को तलाश किया। दरवाजे पर पीतल के 312 के अक्षर लगे हुए थे। गैलरी एकदम खाली थी। दरवाजा खोल, देवराज चौहान ने अली से कहा। अली ने जेब से सख्त सी तार निकाली और अपने काम में लग गया। मिनट भर लगा कि अली ने ताला खोल दिया। इसे वापस बंद भी करना है, देवराज चौहान ने दरवाजा खोलते कहा। कोई जरूरत नहीं, ये लैच वाला ताला है। दरवाजा बंद होते ही ऑटोमेटिक लॉक लग जाएगा, अली ने बताया। लॉक चाबी से खुल जाएगा। तुमने इसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया? सब ठीक है। भीतर से देवराज चौहान ने दरवाजा बंद किया और उसे पुनः खोलने की कोशिश की, परंतु वो खुला नहीं। दरवाजा लॉक हो चुका था। अब अगर वो फ्लैट से बाहर निकलना चाहता था तो बाहर से अली ही दरवाजा खोलता, तभी बाहर निकला जा सकता था। देवराज चौहान की निगाह सामने शांत से ड्राइंग रूम पर गई। सादे ढंग से अच्छी तरह सजाया गया था। देवराज चौहान एक एक चीज को गौर से देखता रहा। इसी पल देवराज चौहान का फोन बजा। दूसरी तरफ अली था। सब ठीक है? अली ने पूछा। हाँ, मैं कावले के पास जा रहा हूँ। हमारी जरूरत पड़े तो फोन कर देना। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में रखा और पूरे फ्लैट का जायजा लेने लगा। पांचों बेडरूम पर नजर मारी। अपने छिपने की जगह का चयन किया। इस सारे काम में 1 घंटा लग गया। उसके बाद देवराज चौहान फ्लैट की तलाशी लेने लगा कि जैम डिमोरा के ठिकाने के बारे में मालूम हो सके। अगला दृश्य। मैगी आज सुबह से ही तनाव से भरी थी, परंतु कोशिश यही करती रही कि किसी को उसके तनाव का आभास न हो सके। दिन भर वॉल्ट में व्यस्त रही। आज तो वॉल्ट में जाने वाले लोग भी ज्यादा आए थे। हर किसी को वही वॉल्ट में लेकर गई। सारा दिन इसी में बीत गया। जॉनी राइट के होने पर उस पर काम का दबाव ज्यादा नहीं होता था। उसका ध्यान रह रहकर जॉनी राइट की तरफ चला जाता था कि वो किस हालत में होगा। अगर देवराज चौहान ने उसका अपहरण किया है तो उससे क्या बातचीत कर रहा होगा। देवराज चौहान तो उसके पापा का दुश्मन है। फिर जॉनी राइट से उसे क्या फायदा होगा। अगर वो वॉल्ट में जाना चाहता है तो जॉनी राइट इसमें देवराज चौहान की कोई सहायता नहीं कर सकेगा। दिन भर मैगी इन्हीं सोचों में उलझी रही। शाम को 6 बजे कुछ फुर्सत मिली तो जैम डिमोरा को फोन किया। जॉनी की कोई खबर मिली? जैम डिमोरा ने उधर से पूछा। नहीं पापा, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कॉल नहीं आई। तुम अपना ख्याल रखना, देवराज चौहान तुम पर भी हाथ डाल सकता है। ये काम देवराज चौहान का ही है? मेरा तो यही ख्याल है कि ये देवराज चौहान ने किया है। ऐसा करके वो क्या करना चाहता? मेरे ख्याल में वो वॉल्ट में डकैती करके मेरा हीरे जवाहरातों का संग्रह लेना चाहता होगा। वॉल्ट का सुरक्षा सिस्टम ही ऐसा है कि कोई भी डकैती करने में सफल नहीं हो सकता। पर देवराज चौहान अपनी कोशिश जरूर करेगा। देवराज चौहान ने हम सबको परेशान कर दिया है। आप उससे निपटाकर आप उससे निपटा कर नहीं सकते। वो यही तो चाहता है कि मैं सामने आऊं, तभी वो ये सब कर रहा है। लेकिन पुलिस की वजह से मैं खुले में नहीं आ सकता। मुझे देवराज चौहान की जरा भी चिंता नहीं है, पुलिस की फिक्र है। मैं समझती हूँ पापा। पहले तो मैं सोच रहा था कि साइप्रस चला जाऊं,
पर अब ये मामला खत्म होने पर ही जाऊंगा। तुम पुलिस को फोन करके पूछो कि जॉनी राइट को अभी तक ढूंढा क्यों नहीं गया। मैं पुलिस चीफ को फोन करने ही वाली थी। मैगी ने पुलिस चीफ को फोन किया। 3 बार फोन करने पर उधर से कॉल रिसीव की गई। हेलो। मैक्स फेरी का स्वर कानों में पड़ा। चीफ, अब तक जॉनी राइट मिल जाना चाहिए था, मैगी ने शिकायत भरे स्वर में कहा। ओह मिस मैगी, हम जॉनी राइट को ही तलाश कर रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट इसी काम पर लगा हुआ है। जैसे भी हो, हम जॉनी राइट को ढूंढने की कोशिश में हैं। अपहरण करने वाले उन दोनों एशियन व्यक्तियों को भी ढूंढ रहे हैं। कभी भी किसी भी वक्त जॉनी राइट के मिल जाने की खबर आ सकती है। तब मैं फौरन आपको फोन करूंगा। चीफ, ये गंभीर मामला है। जॉनी का अपहरण वार्ड से भी वास्ता रखता हो सकता है। ये बात मैं सोच चुका हूँ। पुलिस गंभीरता से इस मामले पर काम कर रही है। मुझे तो आशा है कि अगले कुछ घंटों में कोई नतीजा जरूर सामने आएगा। शायद तब आप जॉनी राइट से मिल रही हूँ। थैंक यू चीफ, मुझे आपसे यही आशा थी, मैगी ने कहा और फोन बंद कर दिया। परंतु मैगी की परेशानी कम नहीं हुई। वो देवराज चौहान और जॉनी राइट के बारे में ही सोचती रही। कस्टमर आते तो उन्हें वॉल्ट में ले जाती। इसी प्रकार रात के 10 बज गए और वॉल्ट बंद किया जाने लगा। उसके बाद बॉडीगार्डों के घेरे में अपने फ्लैट पर सनशाइन अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ी। मन ही मन सोचती रही कि अगर सुबह तक पुलिस चीफ जॉनी को नहीं ढूंढ निकालता तो मिनिस्टर को फोन करेगी कि वो पुलिस पर दबाव बनाए। अगला दृश्य। मैगी ने डोर लॉक के की होल में चाबी डाली और उसे घुमाया। घूमते हुए चाबी मामूली सी अटकी, परंतु घूम गई। मैगी को जरा भी आभास नहीं हुआ कि ताले से छेड़छाड़ की गई है। लूपर एक अन्य बॉडीगार्ड के साथ दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। भीतर अंधेरा था। आगे बढ़ते हुए लूपर रोज की तरह लाइटें ऑन करता जा रहा था। दूसरा बॉडीगार्ड भी ऐसा ही कर रहा था। मिनट भर में पूरा फ्लैट रोशन हो उठा। बाथरूम में जाकर लूपर ने सुसु किया। तभी दूसरा बॉडीगार्ड वहां आ गया। ये फ्लैट मुझे इतना अच्छा लगता है कि यहां से बाहर निकलने को मन नहीं होता, उसने कहा। बाथरूम करना है तो कर ले, लूपर मुस्कुराया। तू यहाँ इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सही कहा। मैगी के लिए यह फ्लैट महल जैसा होगा। वो अकेली रहती है यहाँ। क्या पता बॉयफ्रेंड भी हो जो हमारे जाने के बाद यहाँ आता हो, लूपर हंसा। लगता तो नहीं। यहाँ मर्दों से वास्ता रखती कोई चीज हमने कभी नहीं देखी। चल, बाहर वो इंतजार कर रही है। दोनों फ्लैट से बाहर निकले। मैगी उनकी वापसी का इंतजार करती मिली। आप भीतर जा सकती हैं, लूपर बोला। सब ठीक है। थैंक यू लूपर, मैगी ने मुस्कुराकर कहा और भीतर प्रवेश करके दरवाजा बंद कर लिया। मैगी वहां से सीधे अपने बेडरूम में पहुंची। हैंडबैग रखा और कपड़े उतारने के बाद बाथरूम में चली गई। 15 मिनट लगाकर नहाई, फिर बाहर आकर वार्डरोब से गाउन निकाल कर पहना। उतारे कपड़े वार्डरोब में लगाए और एक तरफ लगे आदमकद शीशे में खुद को निहारा। मिनट भर वो खुद को शीशे में देखती रही। ओहारों को जांचती रही और सोचा कि अब उससे उसके सपनों का राजकुमार मिल जाना चाहिए। उसकी उम्र अब बड़ी होती जा रही है। ये भी मन में आया कि यह विचार तभी उसके मन में आता है जब रात को फ्लैट में अकेली होती है। वॉल्ट में दिन भर व्यस्त रहने की वजह से तब उसके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। मन ही मन उन पुरुषों के बारे में सोचने लगी जो इन दिनों उसकी तरफ आकर्षित थे और उनमें से कौन सा उसके काबिल है। सिर के बालों को झटक कर पीछे किया और कमरे से निकलकर दूसरे बेडरूम में पहुंची जहां बाथरूम था, सॉरी बार रूम था। रोज की तरह एक पैग लेने का इरादा था उसका। मन में आया कि 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं पिज्जा खाए। कई बार खाने को सोचा, परंतु व्यस्त रहने की वजह से नहीं खा पाई। कल जरूर खाएगी। इस विचार के साथ ही बार रूम के काउंटर के नीचे से एक गिलास निकाला और शेल्फ में रखी बोतल उठाई। परंतु अगले ही पल ठिठक गई। उसके हाथ में जिस ब्रांड की बोतल थी, वो बोतल तो 4 नंबर पर रखती थी। फिर ये बोतल दूसरे नंबर पर क्यों आ गई? उसने दूसरे नंबर वाली बोतल उठाई थी, जो कि दूसरे ब्रांड की थी। मैगी की निगाह फौरन शेल्फ पर गई। 2 नंबर वाली बोतल 4 पर थी और उसके हाथ में 4 नंबर वाली बोतल थी, जो कि उसने 2 नंबर पर से उठाई थी। क्या उससे बोतलें रखने में गलती हो गई? मैगी ने सोचा।
नहीं, वो ऐसी गलती नहीं कर सकती। सालों से वो बोतलों को इसी क्रम में रखती है। शेल्फ पर रखी सारी बोतलें दुनिया भर के महंगे ब्रांड थे जिन्हें वो हमेशा अपने हिसाब से कतार में रखती आई है। वो इस तरह की गलती नहीं कर सकती, तो 2 और 4 नंबर पर रखी जाने वाली बोतलों की जगह कैसे बदल गई? मैगी कई पलों तक शेल्फ को देखती रही, फिर कमरे में नजरें दौड़ाई। सब ठीक तो था। मैगी ने वो बोतल वापस रखी और इस वक्त 4 नंबर पर रखी बोतल उठाई और उसे खोलने लगी कि ठिठक गई। उसका ढक्कन हाथ में आ गया। वो पहले से ही खुली थी, सिर्फ ढक्कन ही ऊपर रखा हुआ था। मैगी के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वो बोतल इस तरह कभी भी खुला नहीं छोड़ सकती। असंभव। मैगी के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बजी। बोतलों की जगह बदली पड़ी है, ढक्कन खुला है। कोई उसके फ्लैट में आया था, या फिर अभी भी मौजूद है? लूपर ने अन्य बॉडीगार्ड के साथ फ्लैट को चेक किया था। कोई होता तो उन्हें नजर आया होता। इसका मतलब कोई आया था और चला गया। परंतु दरवाजा तो चाबी से उसने खोला था। लैच वाला ताला ऐसा था कि बिना चाबी के खुलना कठिन था। तो क्या आने वाला जाते वक्त दरवाजा बंद करता गया, लॉक लगा गया? कहीं लूपर के या साथ के बॉडीगार्ड ने तो बोतल नहीं खोली? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो तो 2 मिनट में ही बाहर आ गए थे। ऐसे में बोतल को खोलकर वो क्या करते? नहीं, उन्होंने ढक्कन नहीं खोला होगा। मैगी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने हाथ में दबी बोतल को सूंघा और फिर उसे काउंटर पर रखकर दूसरी बोतल उठाई और अपना गिलास तैयार किया। उठाकर घूंट भरा। चेहरा बता रहा था कि वो शंका से भरी है। गिलास थामे वो आगे बढ़ी और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। सामने शांत गैलरी थी। वो ठिठकी सी खड़ी रही। गिलास से घूंट भरा, उसके बाद आगे बढ़ी और अपने बेडरूम में गई। भीतर प्रवेश करके एक साथ बड़े बड़े 2 घूंट भरे और गिलास बेड पर ही रखा और पास रखे हैंडबैग को खोलने लगी कि ठिठक गई। थम गई। आंखें फैलकर चौड़ी हो गई। हैंडबैग की जिप खुली पड़ी थी और भीतर रखी पिस्टल नजर आ रही थी। मैगी ने तेजी से पिस्टल को उठाया और कमरे में नजरें घुमाई। उसके अलावा वहां कोई नहीं था, परंतु कोई उसके फ्लैट में मौजूद था। जिसने उसके हैंडबैग की जिप खोली, वो मौजूद था। अगले ही पल मैगी की आंखें सिकुड़ी। पिस्टल उसे हल्की महसूस हुई। उसने फौरन गोलियों वाली मैगजीन का खाना देखा तो मैगजीन गायब मिली। वो खाना खाली नजर आ रहा था। मैगी का दिल धाड़ धाड़ बजने लगा। कोई था और उसकी हरकतों को देख रहा था, परंतु वो उसे नहीं देख पाई थी अभी तक। देवराज चौहान। यही नाम मैगी के मस्तिष्क में कौंधा। उसके चेहरे पर कठोरता आने लगी। उसने फौरन हैंडबैग में हाथ डाला कि दरवाजे की चाबी निकाल सके और फ्लैट से बाहर निकल सके, परंतु हैंडबैग के भीतर हरकत करती उसकी उंगलियां थम गई। चाबी हैंडबैग से गायब थी। मैगी की आंखें सिकुड़ गई। उसने लूपर को फोन करने की सोची, लेकिन हैंडबैग में मोबाइल भी नहीं था। मैगी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो फ्लैट से नहीं निकल सकती थी। वो पिस्तौल से फ्लैट पर मौजूद इंसान को दूर रोके रही नहीं रख सकती थी। वो सहायता के लिए किसी को फोन नहीं कर सकती थी। मैगी सीधी खड़ी हो गई। खाली पिस्तौल बेड पर फेंक दी। वो डरपोक नहीं थी, वो एक कुशल लड़ाका थी। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि कोई आसानी से उस पर काबू नहीं पा सकता। उसने कमरे में नजरें दौड़ाई। सिर्फ वार्डरोब भी ऐसी जगह थी जहां कुछ छिप सकता था। मैगी ने आगे बढ़कर वार्डरोब खोला। वहां लटके कपड़ों के पीछे अच्छी तरह चेक किया कि कोई इधर छिपा तो नहीं है, परंतु वहां कोई नहीं था। मैगी वहां से हटी और दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकली। गैलरी खाली पड़ी थी। सामने के दोनों बेडरूम को चेक किया। अच्छी तरह देखा, वो खाली थे। बाहर निकलकर गैलरी पार करके वो ड्राइंग रूम में पहुंची तो एकाएक दिल की धड़कनों को तेज होते पाया। सामने सेंटर टेबल पर फ्लैट की चाबियां, गोलियों की मैगजीन और मोबाइल पड़ा था। मैगी की निगाह तेजी से पूरे ड्राइंग रूम में फिर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर मैगी जानती थी कि वहां कोई है और पास में ही है। वो उसे चाबी और मोबाइल तक नहीं पहुंचने देगा। मैगी ने भी सेंटर टेबल की तरफ जाने की चेष्टा नहीं की। हेलो, मैगी ने ऊंचे स्वर में कहा। अब सामने भी आ जाओ। मैगी का स्वर स्थिर था। एक पल, 2 पल, चंद पल बीते कि मैगी को अपने पीछे आहट सी महसूस हुई।
मैगी फुर्ती से पलटी। 3 कदमों के फासले पर देवराज चौहान खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। मैगी अविश्वास भरी नजरों से देवराज चौहान को देखती रह गई। तुम तुम भीतर कैसे आए? मैगी के होठों से निकला। देवराज चौहान खामोशी से सतर्क भाव से खड़ा उसे देखता रहा। तुम देवराज चौहान? मैगी ने अपने आप को संभालने की चेष्टा की। हाँ, देवराज चौहान। जैम डिमोरा ने तुम्हें मेरे बारे में सब बता रखा है। देवराज चौहान ने मैगी के चेहरे पर नजरें टिकाए कहा। तुम्हारे बॉडीगार्ड लापरवाह किस्म के लोग हैं। वो भीतर आकर फ्लैट को जरा भी चेक नहीं करते और यही सोचते हैं कि सब ठीक है। भीतर कौन आ सकता है? रोज रोज फ्लैट की तलाशी लेने का क्या फायदा? विस्की के लिए शुक्रिया। तुम्हारे पास उम्दा विस्की की कलेक्शन है। मैगी संभल चुकी थी। जॉनी राइट का अपहरण तुमने किया है? हाँ। वो किस हाल में है? मैं तुम्हें उसके पास ले जाने आया हूँ। देवराज चौहान ने कहा। मैं तुम्हें इतना वक्त दे सकता हूँ कि तुम गाउन उतार कर कपड़े पहन लो, वो भी मेरे सामने। इस बारे में मुझसे डरने की जरूरत नहीं। तुम मेरा अपहरण करना चाहते हो? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम जैम डिमोरा की बेटी हो। क्योंकि तुम्हारे वॉल्ट में मेरा सामान रखा है। पापा के हीरे जवाहरातों का संग्रह। वो मेरा है। जैम डिमोरा ने उन्हें मेरे से छीना था, पर वो पापा के हैं। जैम डिमोरा कितना घटिया इंसान है ये तुम नहीं जानती, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। तुम उसे बाप की नजरों से देखती हो। मेरी नजरों से देखोगी तो उसकी गंदगी तुम्हें दिख जाएगी। देवराज चौहान की निगाह मैगी पर थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बहुत कुछ। बोलो। यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो, आराम से बातें होंगी। वक्त लगेगा हमें किसी नतीजे पर पहुंचने में। मैं वॉल्ट नहीं बंद रख सकती। कल मुझे वॉल्ट खोलना है। जॉनी पहले ही तुम्हारे पास है। तुमने जो बातें करनी हो यहीं करो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं। खतरों से डरता तो जैम डिमोरा के पीछे हांगकांग नहीं आता। चेंज करो कपड़े। तभी मैगी उछली और हवा में घूमती देवराज चौहान से जा टकराई। हालांकि देवराज चौहान मैगी की तरफ से सतर्क था। वो जानता था कि मैगी लड़ाई में माहिर है, पर मैगी की हरकत इतनी तेजी से हुई कि देवराज चौहान अपना बचाव नहीं कर सका। देवराज चौहान के पांव उखड़े और वो पीछे को गिरता चला गया। फौरन ही देवराज चौहान संभल गया। उसने मैगी को सेंटर टेबल से चाबी उठाकर प्रवेश द्वार की तरफ भागते देखा। वो दरवाजा खोलकर फ्लैट से बाहर निकल जाना चाहती थी। देवराज चौहान उठा और तीर की तरह मैगी की तरफ दौड़ने लगा। तब मैगी चाबी थामे दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि देवराज चौहान उसके पीछे आ गया। मैगी ने अपने सिर की चोट देवराज चौहान की छाती पर की, लेकिन तभी देवराज चौहान ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। मैगी छटपटाई। देवराज चौहान ने गर्दन पर पंजों का दबाव बढ़ाया तो मैगी छटपटाकर कोहनी का वार देवराज चौहान के पेट पर किया, परंतु देवराज चौहान के हाथ में मैगी की गर्दन दबी रही। तुम खामखा अपनी परेशानी बढ़ा रही हो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। तुम मेरे से बच नहीं सकोगी। मैगी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। देवराज चौहान ने उसके हाथ से चाबी ली और कहा, मैं तुम्हें बेहोश करके भी यहां से ले जा सकता हूँ। पार्किंग में कार खड़ी है और मेरे लोग भी वहां मौजूद हैं। तुम्हारी पापा से दुश्मनी है, फिर तुम मेरे पास क्यों आए? मेरे हीरे जवाहरात तुम्हारी सुरक्षा में हैं। वो पापा के हैं, अब वो मेरे हैं। डिमोरा ने उन्हें मेरे से छीना था। उसने बताया नहीं तुम्हें? देवराज चौहान का सर तीखा हो गया। तुमसे बहुत बातें करनी हैं, कम से कम यहां पर तो हमारी बातें नहीं हो सकती। क्या तुम चेंज करना चाहती हो? हाँ। देवराज चौहान ने मैगी की गर्दन छोड़ दी। मैगी ने अपनी गर्दन को रगड़ा और देवराज चौहान को देखा। कोई चालाकी मत करना, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, मैगी गंभीर स्वर में बोली। मुझे चेंज करने दो। जो भी करोगी मेरे सामने करोगी। तुम हर पल मेरी नजरों के सामने रहोगी, देवराज चौहान ने कहा। मैगी अपने बेडरूम में आ पहुंची। वहां रखे विस्की के गिलास को एक ही सांस में खत्म किया और गाउन उतारकर वार्डरोब से कपड़े निकालकर पहनने लगी। देवराज चौहान इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि वो कोई हरकत ना करे, परंतु मैगी ने कोई हरकत नहीं की।
अगर मैं तुम्हारे साथ जाने को इनकार कर दूं तो तुम क्या करोगे? मैगी ने पूछा। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चल रही। तुम्हारा अपहरण किया जा रहा है और अपहरण कभी इच्छा से नहीं होता। तुम्हें यहाँ से ले जाना मेरा काम है और जैसे भी हो लेकर जाऊंगा। देवराज चौहान का स्वर कठोर था। फ्लैट से बाहर निकलते ही मैंने शोर डाल दिया तो तुम किसी भी हाल में बच नहीं सकती। अपने लिए मुश्किलें बढ़ा लोगी। चलो, कोई हरकत करोगी तो वो तुम्हारी गलती होगी। जैम डिमोरा की बेटी के साथ मैं कोई रियायत नहीं करने वाला। एकाएक मैगी ने देवराज चौहान को देखकर कहा। तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा? मैंने नहीं देखा। तुमने देखा। कम से कम ये तो बता दो मैं कैसी लगी? मैगी मुस्कुरा पड़ी। तुम्हारा अपहरण हो रहा है, इस वक्त तुम्हें डरना चाहिए। देवराज चौहान ने होंठ भींचकर कहा। इतनी जल्दी भी मैं डरने वाली नहीं। मैगी एकाएक गंभीर हो गई। चलो, मैं चलने को तैयार हूं। अगला दृश्य। रात 2 बजे देवराज चौहान, सुधीर कावले और अली बख्श मैगी के साथ उस फ्लैट पर पहुंचे जहां जॉनी राइट को रखा गया था। उनके भीतर जाने पर जगमोहन ने दरवाजा बंद किया। वानखेड़े भी सामने था। दोनों की नजरें मैगी पर थी। मैगी ने भी दोनों को देखा, फिर जॉनी राइट की तलाश में नजरें घुमाई। ये मैगी है? वानखेड़े ने पूछा। जैम डिमोरा की बेटी? हाँ, कावले ने जवाब दिया। जॉनी राइट कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। उसे दूसरे कमरे में रखा गया है, जगमोहन बोला। मैगी का सख्ती से ध्यान रखो, देवराज चौहान ने कहा। इससे लापरवाह मत होना। मैं जॉनी राइट से मिलना चाहती हूँ, मैगी बोली। आओ। वो दूसरे कमरे में पहुंचे जहां जॉनी राइट फर्श पर बंधा पड़ा था। मैगी। जॉनी राइट उसे देखते ही कह उठा। ये लोग तुम्हें भी यहां ले आए? तुम ठीक तो हो जॉनी? ठीक हूं, बस हाथ पांव बंधे हैं और यहां कैद हूं। जॉनी राइट ने देवराज चौहान पर नजर मारी। ये तुमसे क्या चाहता है? ये वॉल्ट में पहुंचना चाहता है। कहते हैं बेसमेंट में एक कमरा है, उसमें रखे हीरे जवाहरात लेना चाहते हैं। ये जानते हैं कि तुम जैम डिमोरा की बेटी हो। मैंने इनसे कहा कि बेसमेंट में कमरा होने का मुझे पता नहीं। वहां कमरा तो है, मैगी ने सोच भरे स्वर में बोला। ये बात तुमने मुझे नहीं बता रखी। ये चाहते हैं मैं इन्हें वॉल्ट में ले जाऊं। ये लोग वॉल्ट की काफी जानकारी रखते हैं और जानते हैं कि रिमोट की सहायता के बिना वॉल्ट में जाया नहीं जा सकता। रिमोट का इस्तेमाल करना इन्हें नहीं आता। मैंने इनकार कर दिया कि इन्हें वॉल्ट में नहीं लेकर जाऊंगा। जॉनी राइट को देखती ही मैगी सोचों में डूबी रही। ये लोग तुम्हें भी यहां ले आए? कल सुबह वॉल्ट नहीं खुला तो कस्टमर परेशान हो जाएंगे, जॉनी राइट ने कहा। मैगी सीधी खड़ी होकर पलटी और देवराज चौहान से कहा। मैंने सुबह वॉल्ट खोलना है, ये जरूरी है। मैं तुम्हारे पास कैद में नहीं रह सकती। जब तक मेरा काम नहीं होता तुम्हें रहना होगा, देवराज चौहान ने कहा। मुझे अपने काम से मतलब है। तुम्हारा वॉल्ट खुलता है या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिन निकलने तक हम में समझौता हो जाए? मैगी ने सोच भरे स्वर में कहा। क्यों नहीं हो सकता? जगमोहन, इसे दूसरे कमरे में ले आओ, देवराज चौहान ने कहा और पलटकर बाहर निकल गया। अली, तुम वानखेड़े साहब के साथ जॉनी की निगरानी पर रहो, जगमोहन ने कहा और मैगी के साथ दूसरे कमरे में चला गया। कावले भी पीछे पीछे वहां आ गया। सोफे पर बैठे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली थी। मैगी बैठी और सबको देखने के बाद देवराज चौहान से बोली। क्या तुम बताओगे कि ये सारा मामला क्या है? जैम डिमोरा ने नहीं बताया। पापा से मैं ऐसी बातें नहीं पूछती। तुमसे इसलिए पूछ रही हूं कि मैं इस मामले में आ फंसी हूं। देवराज चौहान ने मैगी को सब बताया। सब कुछ बताया। इस तरह बताया कि मैगी को सारे हालात समझ में आ गए। ये नहीं बताया कि हांगकांग पुलिस उसका साथ दे रही है। मैक्स फेरी को इस मामले से अलग रखा। सब कुछ सुनने के बाद मैगी ने गंभीर स्वर में कहा। तो तुम दो बातें चाहते हो, अपने दोस्त सोहनलाल को लेना और वो हीरे जवाहरातों का संग्रह? हाँ, वो हीरे जवाहरात पापा के। मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि अब मेरे हैं और मैंने उन्हें विनय बरूटा को देना है। लेकिन बेईमानी तो विनय बरूटा ने की, मेरे से नहीं की। वो जैम डिमोरा और विनय बरूटा का मामला है।
मेरे से बरूटा ने कोई गड़बड़ नहीं की। वो चाहता तो पुलिस को फोन करके डायमंड वॉल्ट की डकैती को रुकवा सकता था, परंतु उसने मेरी बात का भरोसा किया कि अगर डिमोरा बेईमान निकला तो मैं उसे हीरे जवाहरात वापस ला दूंगा। देवराज चांद कठोर स्वर में कह रहा था। डिमोरा को चाहिए था कि हीरे जवाहरात लेकर सोहनलाल को मेरे हवाले कर देता तो ये मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाता, परंतु डिमोरा सोहनलाल को सजा देने पर आमादा है कि उसने उसकी तिजोरी को क्यों खोला। डिमोरा अपनी ताकत भी मुझे दिखाना चाहता है, इसलिए वो सोहनलाल को लेकर हांगकांग आ गया। ये तो पापा ने गलत किया, मैगी गंभीर स्वर में कह उठी। मुझे वो हीरे जवाहरात चाहिए। पापा की गलती है, मैं मानती हूँ, पर वो हीरे जवाहरात तो पापा के। तुम्हारे वॉल्ट में डकैती करना मेरे लिए जरा भी कठिन नहीं होता अगर वो रिमोट से कंट्रोल करने वाला सिस्टम ना होता। वहां कोई ताला नहीं है, कोई बटन नहीं है, सिर्फ रिमोट के बटन ही खोलने बंद करने के लिए हैं। रिमोट भी मैं आसानी से हल कर सकता हूँ, लेकिन रिमोट पर नन्हे नन्हे 50 से ऊपर बटन हैं और मैं नहीं समझ सकता कि कौन सा बटन क्या काम करता है। इसलिए वॉल्ट में जाना कठिन हो गया है। वॉल्ट की लिफ्ट में भी कोई बटन नहीं है, वो भी रिमोट से ऑपरेट होती है। यही तो वॉल्ट की सिक्योरिटी है, मैगी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम मुझे रिमोट के बटनों के बारे में बताओगी? कभी नहीं, मैगी ने दृढ़ स्वर में कहा। मुझे वो हीरे जवाहरात चाहिए। वो पापा के हैं, मैगी बोली। उन पर से डिमोरा का हक खत्म हो चुका है, वो मेरे हैं और उन पर बरूटा का हक बनता है। बरूटा कमीना इंसान है, उसने पापा को धोखा दिया है। डिमोरा के बारे में क्या विचार है तुम्हारा? देवराज चांद बोला। उसने मुझे धोखा दिया है। मैगी ने देवराज चांद को देखा, कहा कुछ नहीं। सोच के भाव चेहरे पर थे। तुम जैम डिमोरा की बेटी हो, परंतु डिमोरा जैसे लोग कभी भी किसी रिश्ते को कायम नहीं रख सकते। ये बात तुम्हें अभी तक इसलिए पता नहीं कि तुम उसे बाप की नजरों से देखती हो, परंतु मैं जानता हूं कि ऐसे मक्कार लोग रिश्तों को नहीं निभा सकते। इन्हें सिर्फ अपना रुतबा कायम रखने की आदत होती है। ये सिर्फ अपनी चलाना जानते हैं। अंडरवर्ल्ड के ऐसे लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है। ऐसे लोग अपने परिवार को कुछ नहीं दे पाते। तुम मुझे पापा के खिलाफ भड़का रहे हो कि मैं तुम्हें हीरे जवाहरात दे दूं? मैगी ने कहा। भड़काने जैसा काम मुझे नहीं आता, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा। वॉल्ट को तैयार करने में $1 बिलियन पापा ने ही मुझे दिए। ड्रग्स किंग के लिए ये मामूली रकम है। क्या करेगा वो पैसा इकट्ठा करके? तेरे मेरे के पास पैसा रखा रहता है और उसे परवाह नहीं होती। ऐसे में अपनी बेटी को दे दिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा देना अलग बात है और दिल से रिश्तों को निभाना दूसरी बात। डिमोरा बाप के नाते तुम्हारे पास कितना रहा? जरा भी नहीं। मैं हमेशा अकेली रही। उसका भेजा पैसा मुझे मिलता रहा, बस। यही तो रिश्ता है तुम्हारा डिमोरा के साथ। वो पापा की मजबूरी थी, मुझे अपने पास नहीं रख सकते थे। मैगी गंभीर थी। इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता तुम। देवराज चौहान, मैगी ने कहा, मुझे इन बातों में फंसाने की कोशिश ना करो। इसे समझाना कहते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैं पीछे हटने वाला नहीं। हांगकांग में जिन कामों के लिए आया हूं वो पूरा करके ही रहना है मैंने। तुमने बहुत मेहनत के साथ वॉल्ट का बिजनेस खड़ा किया होगा। अब जरा सोचो कि कल से तुम्हारा वॉल्ट ही बंद रहने लगे तो तुम्हारा बिजनेस 4 दिन में खत्म हो जाएगा। जिन लोगों की दौलतें वॉल्ट में पड़ी हैं वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। पुलिस तुम्हारे पीछे होगी। फिर भी तुम वॉल्ट के बिजनेस को नहीं चला सकती। तुम्हारी रेपुटेशन खत्म हो चुकी होगी। इस नुकसान को तुम जीवन भर नहीं भूल सकोगी। सब ठीक रखने के लिए तुम टिमोरा के हीरे जवाहरातों का संग्रह मेरे हवाले कर दो। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी इसी तरह वॉल्ट के बिजनेस में बीतेगी। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। ये काम तो मैंने करना ही है। तुम मान जाओ तो ठीक, नहीं तो दूसरा रास्ता तलाश कर लूंगा। लेकिन तुम्हारे इनकार करने की स्थिति में तुम्हें कम से कम 2 साल यहीं पर कैद रखूंगा, ताकि तुम्हें डिमोरा की बेटी होने का इनाम मिले और तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओ। अब यहां से बाहर निकलो तो पुलिस और वॉल्ट के कस्टमर तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएं। तुम तो मेरा बहुत ज्यादा बुरा करने की सोच रहे हो, मैगी चिंता में दिखी। क्योंकि तुम जैम डिमोरा की बेटी हो। डिमोरा के हीरे जवाहरात जो कि अब मेरे हैं,
तुम मुझे देने से इनकार कर रही हो। वो मेरे पापा के हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी चीज मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मेरी नजरों में वो सिर्फ ड्रग्स किंग जैम डिमोरा है, वो किसी का बाप नहीं बन सकता। वो मेरे पापा हैं, मैगी दृढ़ स्वर में कह उठी। तो तुमने सोच लिया है कि तुम अपने वॉल्ट के बिजनेस को तबाह करके रहोगी? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। डिमोरा बेईमान है, उसने मेरे साथ हेराफेरी की है। वैसे तो जिसका मामला होता है मैं उसी के साथ निपटता हूँ, परंतु मेरे हीरे जवाहरात तुम्हारे वॉल्ट में हैं और तुम जैम डिमोरा की बेटी हो, तो तुम्हें इस मामले में लेना पड़ा। वो पापा के हैं। डिमोरा ने मुझे धोखा देकर वो मेरे से छीने थे। मैंने उन हीरे जवाहरातों के को डकैती में हासिल किए था। तुम इन हालातों से बच सकती हो अगर मुझे समझा दो कि रिमोट का कौन सा बटन क्या काम करता है। ये बात तो मैं कभी नहीं बताने वाली, मैगी ने दृढ़ स्वर में कहा, पर वो परेशान दिख रही थी। तो फिर समझ लो कि आज के बाद तुम वॉल्ट नहीं खोल सकोगी, देवराज चौहान ने होंठ भींचकर कहा। तुम मुझे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। डिमोरा के कर्मों की वजह से तुम इस मामले में फंस चुकी हो। तुम्हें उसकी बेटी नहीं होना चाहिए था, या फिर तुम्हें वॉल्ट में हीरे जवाहरात नहीं रखने चाहिए थे। देवराज चौहान चंद पल रुककर बोला, डिमोरा से तुम्हारी बात होती है? हाँ। अगर तुम मेरी बात का जवाब दो तो मैं तुम्हें अभी आजाद कर सकता हूँ, देवराज चौहान बोला। क्या? डिमोरा कहाँ है और उसने सोहनलाल को कहाँ रखा है? मैं नहीं जानती। यकीन करो, ना तो पापा ने मुझे बताया है कि वो कहाँ रह रहे हैं, ना ही मैंने पूछा। सोहनलाल? उसके बारे में भी मुझे कोई खबर नहीं। पता करो। क्या? डिमोरा को अभी फोन करो और पता करो। अगर पता करके तुमने मुझे बता दिया तो तुम सुबह वॉल्ट खोल सकोगी। मैगी व्याकुल सी देवराज चौहान को देखने लगी। जगमोहन, इसका हैंडबैग इसे दो, उसमें इसका मोबाइल रखा है, देवराज चौहान बोला। जगमोहन ने हैंडबैग उठाकर मैगी को दिया और देवराज चौहान से कहा, हैंडबैग में रिवॉल्वर भी है। वो खाली है। मैगी ने हैंडबैग को छुआ भी नहीं। वो परेशान दिख रही थी। टिमोरा को फोन करके सोहनलाल के बारे में पूछो। देवराज चौहान का स्वर कठोर था। अगर तुम्हें सोहनलाल का पता चल गया तो तुम मुझे छोड़ दोगे? मैगी ने पूछा। हाँ, पर तुम्हारी खबर सही होनी चाहिए। और वॉल्ट में रखे पापा के हीरे जवाहरात? उसे मैं किसी और ढंग से हासिल कर लूंगा, कम से कम तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, देवराज चौहान ने कहा। अपनी जबान से पीछे तो नहीं हटोगे? मैगी ने पूछा। मैं डिमोरा जैसा बेईमान नहीं हूं, देवराज चौहान ने मैगी की आंखों में झांका। मैगी ने हैंडबैग से फोन निकाला और डिमोरा का नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाती रही। कॉल रिसीव नहीं की गई। बेल बंद हो गई। मैगी ने दोबारा फोन किया। बेल पुनः जाने लगी। मैगी के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। वो बेचैन और व्याकुल थी। सबकी निगाह मैगी पर थी। हेलो। तभी जैम डिमोरा का नींद भरा, नशे से भरा स्वर मैगी के कानों में पड़ा। मैगी? यस पापा, मैं मैगी। क्या इस वक्त मेरे से बात कर सकते हैं? मैगी गंभीर थी। क्यों नहीं, बता। आधी रात को फोन क्यों किया? मैं मुसीबत में फंस गई हूँ पापा, मैगी ने कहा। देवराज चौहान ने मेरा अपहरण कर लिया है। तुरंत जैम डिमोरा की आवाज नहीं आई। मैगी ने फोन कान से लगाए रखा, फिर जैम डिमोरा का स्वर, संभला स्वर कान में पड़ा। देवराज चौहान ने तेरा अपहरण कर लिया है? हाँ पापा। तो वो हरामी चूहा तुम तक पहुंच ही गया? उधर से कहते हुए डिमोरा नशे से भरी हंसी हंसा। मेरे को नहीं ढूंढ सका तो तुझे पकड़ लिया। मुझे बता तू कहाँ है इस वक्त? मैं नहीं जानती, मैगी ने देवराज चौहान पर नजर मारी। देवराज चौहान ने तेरे को फोन करने दिया? वो पास में है क्या? हाँ पापा, मैगी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं मुसीबत में हूं, लेकिन आप मुझे बचा सकते हैं। कैसे? देवराज चौहान जानना चाहता है कि आपने सोहनलाल को कहाँ रखा है। तो चूहा शेर बनने के चक्कर में है? पागल है साला। पापा, देवराज चौहान वो हीरे जवाहरात भी मुझसे मांग रहा है।
आखिर में वो इस बात पर अटक गया कि अगर सोहनलाल का पता उसे मिल जाए तो वो मुझे छोड़ देगा, नहीं तो मुझे कैद में रखेगा। जॉनी पहले ही उसके पास है। अगर कल वॉल्ट ना खुला तो हंगामा मच जाएगा, कस्टमर पुलिस को बुला लेंगे, मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, वॉल्ट का काम बंद हो जाएगा। आप सोहनलाल के बारे में बता दीजिए, ये मुझे छोड़ देगा। कभी नहीं, उधर से डिमोरा कहकर हंस पड़ा। वो सोहनलाल को कभी नहीं पा सकेगा। मैं भी देखता हूँ कि 30 दिन में सोहनलाल को पाने के लिए वो कितना तड़पता है। चूहे को नाचने दो। पापा, बात देवराज चौहान की नहीं, मेरी है। कल मेरा वॉल्ट नहीं खुल सकेगा, आप सोहनलाल का पता। कभी नहीं, एकाएक डिमोरा गुर्रा उठा। अपनी बेटी की खातिर भी नहीं? बेटी? डिमोरा का गुस्सा और बढ़ गया। आवाज में नशे से कंपन हो रहा था। कौन सी बेटी? तू मेरी बेटी है ही नहीं। तू तो उस औरत की बेटी है जिसे मैं बहुत प्यार किया करता था, जी जान से चाहता था उसे। और वो कमीनी मेरे दोस्त से दिल लगा बैठी, उससे शादी कर ली। उन्हीं से तू पैदा हुई। मैगी के कान में धमाके होने लगे। ये बात उसके लिए नई थी। पापा। मैगी का सर कंपकपा उठा, आंखों में आंसू चमक उठे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं। एक दिन तो सच सामने आना ही था। तेरी माँ को मैं बहुत चाहता था, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया। मेरा साथ छोड़कर मेरे दोस्त का हाथ थाम लिया, उससे शादी कर ली। मेरा खून खौल उठा। पर तेरी माँ से मैं सच्चा प्यार करता था, इसलिए समझ नहीं पाया कि क्या करूं। साल बाद जब उसने तेरे को जन्म दिया तो मुझसे सहन नहीं हो सका। मैंने उन दोनों की हत्या करवा दी और तेरे को उठा लाया। तेरे में मुझे तेरी माँ की सूरत दिखती है, इसलिए तेरे को बेटी बनाकर पाला। तेरे लिए जो कर सका किया भी। लेकिन एक दिन तो सब कुछ तुम्हें बताना ही था कि तू मेरी कुछ नहीं लगती। मैंने तेरे को बेटी की तरह पाला जरूर, परंतु बेटी कभी नहीं माना, क्योंकि तू उस इंसान की बेटी है जो मेरा दोस्त था और मेरी माशूका को ले उड़ा। उससे शादी करके मुझे बेटी बनाकर पाला। उससे शादी कर। 247। सॉरी दोस्तों, 3 पन्ने गायब हैं। 247 से सीधा 50। मुझे बेटी बनाकर पाला, बड़ा किया, और आज मुझे कह दिया कि वो मेरा बाप नहीं है। उसे खेल खेलने का बहुत शौक है। सारी जिंदगी वो खेल खेलता रहा और मैं पापा पापा करती रही। मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया उस इंसान ने। मैगी की निगाह देवराज चांद पर अटक गई। तुम्हें हीरे जवाहरात चाहिए ना? डिमोरा का हीरे जवाहरातों का संग्रह? हाँ, वो मैं तुम्हें दूंगी। तुम हैरान क्यों हो गए? तुमने इसलिए तो मेरा अपहरण किया है कि वॉल्ट में रखे हुए हीरे जवाहरात ले सको। वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। जैम डिमोरा ही नहीं, मैं भी उसके साथ खेल खेल सकती हूँ। मैगी का स्वर शांत था। तुम सच कह रही हो? जगमोहन ने पूछा। मैं सच कह रही हूँ। कुछ देर पहले तो तुम इनकार कर रही, तब जैम डिमोरा मेरा पापा था। अब पता चला कि वो मेरी माँ पापा का हत्यारा है और सारी जिंदगी मेरे साथ खेल खेलता रहा। कुछ देर पहले जैम डिमोरा पर आकर मेरी दुनिया समाप्त होती थी। अब मुझे दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अचानक ही ये दुनिया बहुत बड़ी हो गई है मेरे लिए। हर तरफ रास्ते, हर तरफ रास्ते ही रास्ते नजर आ रहे हैं, परंतु वहां जाती भीड़ में मैगी का अपना कोई भी नहीं है। मैं जैम डिमोरा को बताना चाहती हूँ कि मैंने उससे थोड़ा सा तो हिसाब चुकता कर दिया। हीरे जवाहरातों के संग्रह में उसकी जान बसती है। उन्हें देखता है तो उसे नशा चढ़ता है। वो हर कुछ दिन बाद कई घंटे इन हीरे जवाहरातों के पास बिताता है। वो इकट्ठे किए गए दुनिया के नायाब हीरे जवाहरात हैं। जिंदगी भर डिमोरा उन दुर्लभ हीरे जवाहरातों को खरीद कर इकट्ठा करता रहा। वो उसके लिए हाथ से निकल जाएंगे वो उसके हाथ से निकल जाएंगे तो उसे बहुत तकलीफ होगी। ऐसी तकलीफ कि सारी जिंदगी भूल नहीं सकेगा और मैगी को याद रखेगा। मैगी के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। देवराज चांद, जगमोहन और कावले की नजर मैगी पर ही टिकी थी। मुझे इस बात का भरोसा नहीं कि ये हीरे जवाहरात देगी, जगमोहन बोला। मेरे ख्याल में ये सच कह रही है, सुधीर कावले ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम लोगों को वो सब दूंगी जो तुम लोग चाहते हो, जो वॉल्ट में रखा है। मैगी ने जगमोहन को देखा। कल सुबह हम ठीक 9 बजे वॉल्ट पर पहुंचेंगे। रोज की तरह वॉल्ट खोला जाएगा। तुम लोग मेरे साथ होगे। अभी भी वो हीरे जवाहरात तीनों सूटकेस में पैक हैं। मैं तुम्हें वॉल्ट के बेसमेंट में ले जाऊंगी और
मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। क्या पता इसके क्या इरादे हैं, ये हमें वॉल्ट में ले जाकर फंसा भी सकती है। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम लोगों को हीरे जवाहरात दूंगी। मुझे डैम डिमोरा से नफरत हो गई है। वो सच में बुरा इंसान है। मैं उसे बड़ी से बड़ी चोट पहुंचाना चाहती हूँ। उसने मेरी माँ बाप को मारा है। ये बात जैम डिमोरा ने मेरे से कही। अब वो मुझे अपनी बेटी नहीं कहता, कहता है मैं उसकी नौकर बनकर रहूं। वो मुझे खिलौना समझ रहा है। वो मेरे को तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम है वो तुम जानो, क्योंकि हम नहीं जानते कि तुम कहाँ तक सच्ची हो। क्या पता ये सारा ड्रामा तुम्हें जैम डिमोरा नहीं करने को कहा हो कि हमें वॉल्ट में ले जाकर फंसा दो। मैगी एकटक जगमोहन को देखने लगी। कावले ने गहरी सांस ली। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर गंभीर स्वर में कहा, तुम सही में हमें हीरे जवाहरात देना चाहती हो? यकीन मानो, मैं झूठ नहीं कह रही। हम सब कल सुबह वॉल्ट में चलेंगे और वहां से मैं तुम लोगों को हीरे जवाहरात दे दूंगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत कह रही हो, पर एकदम से तुम पर यकीन नहीं किया जा सकता। जैम डिमोरा से बात करते ही तुम बदल गई, हमें हीरे देने को कहने लगी। देवराज चांद बोला, वजह तुम्हें बता दी है। वो कमीना इंसान मुझे धोखा देता रहा। वो मेरा बाप नहीं, मेरे माँ बाप का हत्यारा है। मैगी की आंखों में पुनः आंसू आ गए। मैंने सोहनलाल के बारे में बात की तो उसने ये बात कही कि मेरी खातिर वो सोहनलाल को नहीं छोड़ सकता। वो उसका शिकार है। डिमोरा तगड़े नशे में था। सब कुछ उसने मुझे कह दिया। पता नहीं वो कहना चाहता था या ये बात या नहीं। हो सकता है सुबह उसे अफसोस हो कि ये बात उसने मुझे क्यों बता दी, पर उसने सारा सच बता दिया कि असल में मैं उसकी बेटी नहीं और वो मेरे माँ बाप का कातिल है। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ कि तुम हीरे जवाहरात हमें देना चाहती हो। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, पर तुम्हें हमारी बात मानकर चलना होगा। क्या? तुम सुबह यहीं रहोगी? वॉल्ट में हमारे साथ जॉनी राइट जाएगा? मैगी देवराज चौहान को देखने लगी। कोई एतराज हो तो कह दो। ठीक है, ऐसा ही सही। मैगी कह उठी, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं जॉनी राइट को समझा देती हूँ कि बेसमेंट का वो कमरा कैसे खुलता है, रिमोट को कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे सामने समझाना होगा कि तुम उसे कुछ और न कह सको। देवराज चौहान बोला। मैगी ने अपना गंभीर चेहरा सहमति में हिला दिया। जॉनी राइट के पास चलो। मैगी फौरन उठ खड़ी हुई। वो सब एक दूसरे वो सब एक वो सब दूसरे कमरे में जॉनी राइट के पास पहुंचे। वो फर्श पर बंधा पड़ा था, उसकी आंखें बंद थी। वानखेड़े और अली बख्श कुर्सियों पर बैठे थे। आहट पाकर जॉनी राइट ने आंखें खोली और सबको देखने लगा। इसके बंधन खोल दो, ये कोई हरकत नहीं करेगा, मैगी ने कहा। खोल अली, जगमोहन बोला। अली ने जॉनी राइट के हाथ पांव खोल दिए। जॉनी राइट हैरानी से मैगी को देख रहा था। आखिर कह उठा, क्या बात है मैगी? कल इन्हें वॉल्ट के बेसमेंट वाले कमरे में रखे 3 सूटकेस देने हैं, मैगी बोली। जिनमें हीरे जवाहरात हैं? जॉनी राइट की आंखें सिकुड़ी। हाँ। वो तुम्हारे पापा के हैं मैगी, और जैम डिमोरा मेरा पापा नहीं है। मैगी के चेहरे पर कठोरता आ गई। क्या कहा? जैम डिमोरा से अभी मेरी बात हुई। उसने बताया कि मैं उस औरत की बेटी हूं जिससे वो कभी प्यार किया करता था, परंतु उसने डिमोरा के दोस्त से शादी कर ली। मैं पैदा हुई तो डिमोरा ने मेरे माँ बाप की जान ले ली और मुझे पालने लगा। ये बात उसने अब कही कि उसने मुझे कभी बेटी नहीं माना। इस वक्त भी उसने मुझे बचाने से इनकार कर दिया, जबकि वह सोहनलाल का पता बताकर मुझे बचा सकता था। ये बातें तुम्हें डिमोरा ने बताई? हाँ। हैरानी है। बेशक ये सच बात हो, परंतु बताने की जरूरत भी क्या थी? जॉनी राइट कह उठा। बहुत तगड़े नशे में था। ओह, सुनकर दुख हुआ। जॉनी राइट भी गंभीर नजर आने लगा। वो हीरे जवाहरात कल सुबह तुमने इन्हें देने हैं। सुबह 9 बजे वैसे ही वॉल्ट खुलेगा जैसे रोज खुलता है। ये लोग तुम्हारे साथ होंगे। वॉल्ट के बेसमेंट में बाईं तरफ वाली दीवार के पीछे वो कमरा बना है, और रिमोट की नीचे से दूसरी लाइन का तीसरा बटन दबाने पर उस दीवार से भीतर जाने का रास्ता बन जाता है, मैगी ने गंभीर स्वर में कहा। जॉनी राइट की निगाह मैगी पर थी।
तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैगी पुनः बोली। हाँ, इनके साथ तुम क्यों नहीं जाती वॉल्ट में? जॉनी राइट ने कहा। ये तुम्हें लेकर वॉल्ट में जाना चाहते हैं। एक बार फिर सोच लो मैगी, जॉनी राइट गंभीर स्वर में बोला। ये जैम डिमोरा का मामला है। वो तुम्हारा पापा है या नहीं ये जुदा बात है। जैम डिमोरा को उन हीरे जवाहरातों से बहुत प्यार है। वो दुर्लभ है। उसने बहुत मेहनत से पूरी जिंदगी लगाकर उन्हें इकट्ठा किया है। वो खतरनाक इंसान है और उसे कभी भी पसंद नहीं आएगा कि वो दुर्लभ हीरे जवाहरात उससे दूर चले जाएं। तुमने कुछ गलत किया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मुझे जैम डिमोरा से नफरत हो गई है। वो मेरे माँ बाप का हत्यारा है। मैगी गुर्रा उठी। वो तुम्हारी जान भी ले लेगा। मैं जैम डिमोरा को चोट पहुंचाना चाहती हूँ, दुख देना चाहती हूँ। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरा परिवार उजाड़ दिया और अब मुझे अपने इशारों पर चलाना चाहता है। होश में आओ मैगी तुम। जॉनी। मैगी के दांत भिज गए। तुमसे जो कहा है वही करो, समझे? जॉनी राइट ने सहमति में सिर हिला दिया। रिमोट मेरे ऑफिस की तिजोरी में मौजूद है। कॉम्बिनेशन नंबर 1231 है। मैं कल सुबह इन लोगों के साथ जाऊंगा मैगी। मैं कल सुबह इन लोगों के साथ जाऊंगा मैगी, जॉनी राइट ने सामान्य स्वर में कहा और मुंह घुमा लिया। उसकी आंखों में एकाएक आ ठहरी शैतानी चमक को कोई भी नहीं देख सका। और अगला दृश्य आ गया। चलिए दोस्तों, एक मसला हल हुआ तो ये जॉनी राइट का मसला बीच में खड़ा हो गया। अब देख लेना। शैतानी मुस्कुराहट, यानी ये जैम डिमोरा का आदमी होगा, या फिर ये खुद साला कोने को बड़ी चोरी करके भाग जाएगा। सॉरी दोस्तों, मुंह से गाली निकल गई। सॉरी, भावनाओं में बह जाता हूँ। ये खुद मुझे लग रहा है कोने को चोरी करके निकल जाएगा। खैर, अब हम अपना रोज का काम करते हैं। आज भी वैसे वो 3 पन्ने होते भी ना, तो भी आज मैंने सोचा था कि मैं जब तक दृश्य चेंज नहीं होगा मैं जाऊंगा नहीं। तो बीच बीच में, और किस्मत से उसी वक्त आता है ऐसा दृश्य जब हमारा टाइम हो चुका होता है इसको रैप अप करने का। वैसे ज्यादा कहानी का लॉस नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। हम 47 से 50 पर आए थे। तो क्या करें, पुरानी किताबों के साथ ऐसा ही होता है, हमें चलना पड़ेगा। चलिए अब हम जरा कमेंट करते हैं, कमेंट्स देखते हैं। कुल कमेंट आए हैं जी 32। क्या बात है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे कमेंट्स करने के लिए। आप भले एक लाइन ही लिखते हैं लेकिन दिल को अच्छा लगता है। सबसे पुराना कमेंट है अमित भारती जी का। रोज के जैसा, मैनी मैनी थैंक्स सर एंड थैंक्स फॉर अपलोड द नॉवल। धन्यवाद अमित जी। अनवर अब्बास भाई का कमेंट है, इन्होंने दूसरी बार कमेंट किया है। ये नहीं मतलब कमेंट दूसरी बार किया है, कमेंट तो नया है। विक्रम भाई, आप अपनी किताबों का संग्रह हमारे साथ बांट रहे हैं, इससे आपकी किताबों के प्रति प्रेम पता चलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, अगेन मैं यहाँ पर एक और बात कहूंगा। ये भी सुरेंद्र मोहन पाठक जी के शब्द हैं। उनका कहना था कि हुआ क्या कि धीरे धीरे ना, और खास तौर पे जब से वो, मेरे ख्याल से कब खत्म हुई है वो जो, अगर आप लोगों को याद हो, रेलवे स्टेशन पर जो किताबों वाली दुकान होती थी, वो उसके ऊपर लिखा होता था व्हीलर, है ना? वो किसी अंग्रेज का ठेका था, पक्का ठेका। पता नहीं क्या किस्सा क्या था वो, कहानी मुझे नहीं पता, लेकिन वो होता था और वो खत्म हो गया। यानी कि वो ठेका टूट गया, यानी खत्म कर दिया सरकार ने। पहले पूरे भारत के रेलवे स्टेशन का ठेका जो था वो व्हीलर के पास था, और जितने भी ये किताबों वाले थे ना, ये सब उसके फ्रेंचाइजी थे, समझ लो।
और उसके बाद जब वो ठेका टूटा तो सरकार ने वो जो जितने भी स्टॉल वाले थे उन सबको इंडिपेंडेंट बना दिया। तो तब से वो किताबें जो हैं वो ओनर बन गए वो सारे स्टॉल वाले। और किताबों के प्रति लोगों के रुझान जो है वो कम होना शुरू हो गया, विशेषकर कोविड के बाद। क्योंकि कोविड में हुआ क्या कि एकदम से जीवन रुक गया, और वैसे भी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आने लगा ना, इस चक्कर में जो प्रकाशक है उनको सही कीमत मिल नहीं पाती, क्योंकि भारत में तो हम सभी जानते हैं किताबों की तो बात ही क्या करें, फिल्मों तक की पायरेसी हो जाती है। लेकिन उनका मानना है, पाठक साहब का, कि जैसे लिफ्ट के आने के बाद भी सीढ़ियों की जो अहमियत है वो कम नहीं हुई, वैसे ही ये जो किंडल ई बुक ये सब आ जाने के बाद भी जो हाथ में किताब लेकर पढ़ने की वैल्यू है ना वो कम नहीं हुई है। यहाँ पर कहना मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, किताब के प्रति एक खास लगाव होता है। जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो किताब के अंदर से एक खुशबू सी उठती है, वो आपको ना घेर के रखती है। और नई किताब हो तो और ज्यादा आती है, या फिर बहुत ज्यादा पुरानी किताब हो तो खैर। लेकिन यहाँ पर अनवर भाई, मोस्टली वो जो किताबें हैं वो सारी की सारी मेरे पास ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। ठीक है। और वो लैपटॉप खराब हो जाने की वजह से बड़ी मुश्किल, सबसे समस्या मेरे पास सबसे ज्यादा वही थी, क्योंकि वही एक हिस्सा था जो मैंने ना मतलब अपनी उसमें गूगल ड्राइव में नहीं रखा हुआ था। बाकी सब कुछ गूगल ड्राइव में था, क्योंकि गूगल ड्राइव भी अब आपको पता है कि कितना 2-3 GB डेटा पड़ते ही उसके अंदर भी ऐसी तैसी रहती है, और ये बहुत सारा डेटा था। तो उसके अंदर ईमेल वगैरह भी बहुत थी, तो उसको कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पर रखा था, और उसका मदरबोर्ड जो है वो बैठ गया एकदम से। खैर, वो तो उन्होंने रिट्रीव करके दे दिया है। तो बट मैं बताना चाहता हूँ, वैसे भी मेरे पास है, यूं भी मुझे दूसरी किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है। तो खैर, पर आपने मुझे सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता पाटिल जी कह रही हैं मस्त, धन्यवाद ममता जी। अ, एक और कमेंट आया ममता जी का, मैंने देवराज चांद के सारे उपन्यास पढ़े हैं, धन्यवाद। देवराज चांद मेरा फेवरेट है। हाँ ममता जी, हम सबका फेवरेट है देवराज चांद। अगला कमेंट है ममता जी का, एक बार टाइगर सीरीज शेषनाग और शामिल कीजिए, शेषनाग सीरीज उपन्यास बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। टाइगर के मेरे पास हैं कुछ, देखता हूँ कहीं और से भी मिल जाए तो। शेषनाग आपने कहा, ठीक है मैं ढूंढता हूँ शेषनाग। हरीश दोफरे जी कह रहे हैं ये नए नए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने कमेंट किया। हेलो सर, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहानी बताने का ढंग बहुत ही बढ़िया है, मैं आपका फैन हो चुका हूँ। अरे क्या बात है, धन्यवाद। अनिल मोहन जी का, देवराज चांद सीरीज का उपन्यास मेरा फेवरेट है, और मेरे पास लगभग 70-80 उपन्यास है। आपके पास पुस्तक के फॉर्मेट में है या PDF फॉर्मेट में? आपका कहानी सुनाने का ढंग औरों से अलग है, बढ़िया है, धन्यवाद भाई जी। आपसे एक विनती है, आप देवराज चांद के नीचे लिखे कहानियां सुनाएं, बहुत मजा आएगा। गुरु का गुरु मुर्गा। हाँ हाँ भाई जी, आपने हमारे कम्युनिटी सेक्शन में देखा तो होगा, मैंने लगा रखा है। इसके बाद हम ऑलमोस्ट इसके अंत तक आ चुके हैं, और देखिए वहां सिर्फ 88 वोटें हैं, और ये 88 वोटें मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते से देख रहा हूँ मैं। उसके बाद किसी ने वोट नहीं किया, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वोट गुरु के गुरु को ही है। तो हम इसी तरह कहानी चुनते हैं, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से। मैं बन जाता हूँ इलेक्शन कमिश्नर, और आप लोग बन जाते हैं वोटर, और हम कहानी चुनते हैं। तो अगर गुरु का गुरु तो आपने ऑलरेडी डाल दिया है, गुरु का गुरु अगले इस कहानी के बाद आ जाएगी, और उसके बाद जो भी कहानी ज्यादा वोट पाएगी। पर खैर, मुझे ये अच्छा लगा ये जानकर आपके पास 70-80 उपन्यास हैं। पुस्तक फॉर्मेट में है तो मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन आपके पास यदि PDF फॉर्मेट में है तो शेयर करने की कृपा करें। और उससे पहले आप लिस्ट शेयर कर दीजिएगा, मेरे पास हैं अराउंड 200-250 ऑलरेडी।
यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास सारे हैं, लेकिन बीच-बीच में कुछ एक नहीं है। जैसे मैं मैं मेरे को ढूँढना पड़ेगा, यानी लैपटॉप होता तो मैं 1 मिनट में बता देता कि कैसा है, पर कोई नहीं। तो आप बताइएगा अपनी लिस्ट यहाँ मेरे ईमेल पे, ईमेल कर दीजिएगा मुझे। सीधा-सीधा सा ईमेल आईडी है, अगर आप जाएँगे मेरे अबाउट सेक्शन में वहाँ मिल जाएगा आपको। भारत से वार्तालाप, भारत PHART से वार्तालाप, जैसे कहानी वार्ता ऐसे ही VARTALAAP पे। ठीक है, धन्यवाद। सुशील त्यागी भाई का कमेंट है, धन्यवाद भाई, आज तो आपने कहानी को डबल कर दिया है। हाँ भाई, वो मतलब हो गया होते होते, खैर ऐसा भी होना चाहिए कभी कभी। आज भी 1:45 तो हो ही गया करीब करीब। अवतार भाई कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, इस कहानी का सबसे बोर एपिसोड लगा मुझे, बाकी कहानी सुनाने का बहुत धन्यवाद। क्या बात कर दी अवतार भाई, मतलब वो कहते हैं ना कि बकरा जान से गया और खाने वाले को स्वाद नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, इस वाले में आएगा बहुत मजा। देवराज चौहान ने कमाल किया है। शैलेंद्र भाई कह रहे हैं, विक्रम जी नमस्कार, अनिल मोहन जी के लिखे नॉवल हिस्सेदारी भी सुनाएं। ठीक है भाई जी, हिस्सेदारी ठीक है। एक और कमेंट है शैलेंद्र जी का, विक्रम भाई जी मुझे एक बात बताएं, गूगल गुरु ऑडियो बुक पर जर्नल अपलोड किसी एक पाठ का किसी के 2 भाग पूरी कहानी नहीं है, ऐसा क्यों है? भाई जी मैं कैसे कह जान मतलब बता सकता हूँ ये बात, है क्यों नहीं है? वो बाकियों के पैसे लगते हैं, उसके पैसे मांगते हैं वो। यानी वहां पर आ जाता है कि भैया ये नीचे लिखा हुआ है, और उसमें तो मतलब जो सस्ते वाले हैं उसमें तो है नहीं, वो मेरे ख्याल 500 से ऊपर रुपए मांगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पैसे हैं। क्या करें, तभी तो होता नहीं है ये, अपना ही धंधा खोल लिया हमने। खैर, गूगल गुरु ऑडियो बुक में अनिल मोहन के लिखे नॉवल बादशाह का लास्ट पार्ट अपलोड नहीं है, ऐसा क्यों? मुझे खाना मुझे ज्यादा पेट खिलाए, भाई जी मैं क्या कह सकता हूँ, वो उनकी इच्छा है। बादशाह, बादशाह ठीक है, कोई बात नहीं, हम इधर दोबारा से इसको पढ़ देंगे पीछे बाद में कभी। अवतार भाई का कमेंट है, विक्रम भाई नमस्कार, पूर्व जन्म यज्ञ मायाजाल ये तीनों उपन्यास की एक पूरी सीरीज है अनिल मोहन जी की। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, तो ये है मेरे पास तीनों। मिंटू भाई कह रहे हैं, हेलो विक्रम भाई, एक और नॉवल है जिंदा या मुर्दा, ऐड करिए। जिंदा या मुर्दा ना वो कॉमिक्स वालों के पास है, उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ा है, और वो मेरे ख्याल है भी फीमेल वॉइस में, तो उन्होंने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो कोई बात नहीं, हम भी पढ़ देंगे बाद में कभी, जब ये हमारी नई कहानियां जो ये खत्म हो जाएंगी तब पुरानियों को तब अच्छी भी लगने लग जाएंगी, क्योंकि काफी भूल जाएंगे लोग। एक और कमेंट है दिनेश भाई का, विक्रम भाई आपके पास पहला जन्म है या पुनर्जन्म, प्लीज बताएं। मेरे पास पुनर्जन्म है, पहला जन्म नहीं है। अब मैंने यही सोचा था कि पहला जन्म जो है उसी को पुनर्जन्म कहा जा रहा है, अगर पहला जन्म है तो पक्का पता नहीं। अब मैं, होता क्या है ना, मैंने कैसे पता लगाया या मैंने कैसे लिखे थे मैं आपको बताता हूँ। आप अगर देखेंगे तो नॉवल के एंड में जो आखिरी के 3-4 पन्ने होते हैं ना, उनमें नई किताबों की लिस्ट होती है और पुरानी किताबों की, मतलब नई किताबों की एडवर्टीजमेंट होती है और पुरानी किताबों की लिस्ट होती है। तो वहां से मैं मतलब जैसे एक किताब खोली, उसे देखा, एंड में गए, उसमें से नोट कर लिए कि कौन सा अपने पास नहीं है या कौन सी लिस्ट है नाम। तो वहां पर मैंने पहला जन्म देखा नहीं है, हो सकता है मैं मुझे ना मिला हो। अगर सच में पहला जन्म है कोई तो मुझे बताइएगा, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे कौन से भाई थे, हरीश भाई, इनके पास 70-80 हैं। हर्षल भाई, सॉरी नॉट हरीश भाई, सॉरी हर्षल भाई, हर्षल दोपरे, दोपरे, ढोपरे, सॉरी, सॉरी भाई अगर आपका नाम में कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई तो इनसे पूछ लेंगे, है कि नहीं?
अमर सिद्धू जी का कमेंट है, विक्रम भाई एपिसोड कुछ लंबा ही कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, शुक्रिया। हाँ भाई, लंबा कर नहीं दिया, लंबा हो गया, आज भी लंबा हो गया। खैर, विजय भाई का कमेंट है, बेहतरीन प्रस्तुति, आज तो बढ़िया सरप्राइज मिल गया, बड़ी वीडियो मिल गई 2 घंटे की, बहुत मजा आया। धन्यवाद विजय भाई, अच्छा लगा ये जानकर आपको मजा आया। भाई ऐसे ही है, दोस्त खुश रहें और क्या चाहिए। अगला कमेंट है विजय भाई का, पूर्व जन्म वाले 32-33 उपन्यास पढ़े हैं, तब भी बहुत बढ़िया हैं, जिनमें से प्रमुख ताज सीरीज, चोट सीरीज, देवदासी सीरीज, ऐसे कुछ हैं और भी उपन्यास है, बड़े जबरदस्त होते हैं, एक बार पढ़ने बैठ जाओ तो उपन्यास समाप्त किए बिना उठने का मन नहीं करता। हाँ विजय भाई, बात वही है, गरारी फंसने की बात है। अ, आपका अगला कमेंट है, जहाज नंबर 302 पहले से ही यूट्यूब पर है, आप उसे लिस्ट से हटा दो। हटा दिया भाई जी, जहाज नंबर 302, हाँ हाँ, ये वही कॉमिक्स वालों के पास है, मुझे पता है। सूरमा उपन्यास यूट्यूब पर है, अच्छी क्वालिटी का और बढ़िया आवाज में है, इंसान की आवाज में नहीं है तो उसे भी रहने दीजिए, वो पहले से ही अपलोड है, आप उन्हें उपन्यास पर ध्यान दो जो पहले से कहीं नहीं है यूट्यूब पर। हाँ बिल्कुल, अपना तो एक ही ध्येय है, जो पहले कहीं नहीं है वही है। मतलब हम जहां से खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, किसी के पीछे खड़े नहीं होते, खा लिया खा लिया खा लिया, ठीक है। चलो, किशन मेहरा जी कहते हैं, जय श्री राम विक्रम भाई। विक्रम भाई, जय श्री राम किशन भाई। विक्रम भाई, वो डार्लिंग भटनागर है, सीमा भारती और डार्लिंग भटनागर सीरीज में के उपन्यास धीरज पॉकेट बुक्स में प्रकाशित होते हैं, भाई ट्राई करना आप, देशभक्ति उपन्यास हैं, बहुत अच्छे हैं। जय श्री राम विक्रम भाई, और धन्यवाद आपका, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। थैंक यू। जी जी अवश्य। डार्लिंग भटनागर है सीमा भारती, मतलब सीमा भारती, डार्लिंग भटनागर सीरीज, ओके, तो मतलब सीमा सीमा भारती की डार्लिंग भटनागर सीरीज है। ठीक है भाई जी, मैं ढूंढूंगा पक्का, और लिस्ट में लगा लेंगे, और अपना संडे वाले एपिसोड में पढ़ेंगे। सुधीर झा जी, सुधीर झा जी भी पहली बार कमेंट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, चलो ना भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्वागत है सुधीर झा जी, आप सबसे हटकर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद श्रोताओं से बात करते हैं। ओह, धन्यवाद। बस सुधीर जी, ऐसे ही दिल लगा रहता है, आप लोग कमेंट कर देते हैं, ये आप लोगों की मेहरबानी है, मैं पढ़कर थोड़ा जवाब देता हूँ और उसे आप सुन लेते हैं, फिर से आप ही लोगों की मेहरबानी है, अपना क्या है। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। कृष्णा बहन का कमेंट है, बढ़िया उपन्यास, हमारे देवराज भाई का सिक्का हांगकांग में बढ़िया चल रहा है, सरकारी तंत्र भी देवराज चाहन के सहारे चल रहा है, क्या कहना, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। हाँ कृष्णा बहन, ये होता क्या है ना, इसमें वैसे कहने की बात नहीं है, इस एपिसोड में देवराज चाहन का एक डायलॉग है कि राह निकालनी आनी चाहिए, राह निकल जाती है, जब आप कोशिश करते हैं ना, तो परिस्थितियां भी फिर आपका साथ देने लग जाती हैं, आम तौर पर। मतलब ये व्यक्तिगत भी तजुर्बा है मेरा, कई बारी ऐसा लगता है कि ये काम नहीं होगा, लेकिन सही नीयत से भगवान का ध्यान करके आप लगे रहो, बन ही जाता है काम। ऐसा ही देवराज चाहन के साथ है। चलिए, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। गौरव भाई कह रहे हैं, शानदार प्रस्तुति भैया जी। धन्यवाद गौरव, आपका कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टैक्स सॉल्यूशन जी ने 1 2 3 4 कमेंट किए हैं एक साथ, बहुत शुक्रिया सर जी, जो वीडियो की लेंथ आपने मेरे कहने पर बढ़ाई है, इतनी भी नहीं बढ़ानी थी। अरे कोई बात नहीं, वो तो बढ़ गई यार, मैंने कहा तो, वो एक्ट खत्म नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सोचता रहा कि चलो अभी 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करते 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 करते, अभी आज भी वो 1:40 पर खत्म हुआ, जो कि हम, मेरा मानना था कि 1:15 नहीं 20 पर होता, 25 पर होता, 30 पर ही हो जाता, लेकिन नहीं, कोई ना, हो जाता कभी कभी, कहानी में हम इतना खो जाते हैं, हाँ बिल्कुल। पर खैर, धन्यवाद। जी बिल्कुल सर, हम साथ में पढ़ेंगे, आगे भी पूरे उपन्यास कंप्लीट करेंगे अनिल मोहन जी के, हाँ बिल्कुल, तभी तो रोज का एक पढ़ते हैं आराम से, कहानी बढ़ती जाएगी ऐसे ही, आपका और हमारा साथ बढ़ता जाएगा, और लोग जुड़ते जाएंगे,
लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, ऐसे ही चलेगी कहानी। टेक सोल्यूशन जी का एक और कमेंट है, सच में हमारे हीरो को कोई जवाब नहीं, पुलिस वाले भी डकैती में शामिल होने के लिए तैयार है। और क्या, वानखेड़े और कावले को तो लगा दिया उसने अपहरण करने में। हमारे हीरो के साथ साथ हमारे विक्रम सर का भी कोई जवाब नहीं, जो हमें इतनी अच्छी कहानी पढ़कर सुनाते हैं। दिल से शुक्रिया। आप लोगों का भी कोई जवाब नहीं भाई, जो आप लोग समय निकाल कर कमेंट करते हैं। आप सभी भाई बहन, धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए। गौरव भाई का कमेंट है, क्राइम वर्ल्ड देवराज चौहान कौन था इसमें, दिखाइए, धन्यवाद, यह भी अच्छा उपन्यास है बहुत। और जगमोहन उसको पहली बार यहाँ क्राइम वर्ल्ड में मिले थे, देवा। यस, देवा। पर वो क्राइम वर्ल्ड यार, वहां पढ़ा तो हुआ है कॉमिक्स वालों के पास, तो हम क्यों पढ़े उसे, है ना। मेरे कहने का मतलब, वो जहाँ क्वालिटी का वो है, तो एज ए श्रोता उसी चीज को आप पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, आपको लगेगा यार सुना हुआ है, विमुख हो जाओगे आप, है ना, मुझे छोड़ के चले जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो नया माल लेके आते हैं, जब तक अपना अलग से बंधा पड़ा है माल, धीरे धीरे निकाल के लाते हैं, जब ना हुआ तो फिर पुराने पढ़ लेंगे। ठीक है गौरव, तब तक आप वहां से देख लो, अगर आपको क्राइम वर्ल्ड सुनना है तो, है ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि यही सुनना है, वहां है। और वो अच्छी आवाज में, उनके पढ़ने का स्टाइल बहुत अच्छा था। मैं करीब ज्यादा से ज्यादा साल भर से तो मैंने सुना ही होगा कम से कम उनको। खैर, अरे बाबा जी का कमेंट आ गया है। बाबा जी ने तो अभी 2-3 मिनट पहले ही कमेंट किया है क्या? एक मिनट में चेक कर लूं। हाँ, प्रभु ने 20 मिनट पहले कमेंट किया है। भाई साहब बोला करो, भाई सबसे बोला करो कि लाइक जरूरी है, कर दी करो। वाह, ठीक है भाई जी, कह रहे थे दोस्तों, हमारे लखनऊ वाले तिवारी बाबा जी कह रहे हैं कि भाई लाइक जरूर किया करें। तो मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दिया करो यार। अभी देखो, कल का एपिसोड जो है वो 300 से ऊपर लोगों ने देखा है, लेकिन उसको लाइक जो है वो बहुत कम लोगों ने किया है। कितने लोगों ने कम किया है इसको लाइक? इसको लाइक किया है केवल 32 लोगों ने। ये तो गलत बात है यार, 10% लोग भी लाइक नहीं कर रहे, है ना। हम्म। चलिए, आज के दिन का आखिरी कमेंट है, ये भी बाबा जी का है। पार्ट 7 कहाँ है भाई? आ रहा है बाबा जी, आ रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार, पहुंच गया आपके पास। मतलब यहाँ से घंटा भर तो लग ही जाएगा, 7 बजे तक मिल जाना चाहिए आपको, हो जाएगा ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कमेंट समाप्त, और हम कल मिलते हैं हांगकांग में डकैती के 8वें भाग में। अब हमारे पास रह गए कितने, करीब करीब 40 पन्ने। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे आखिरी भाग बना दूं कल, नहीं तो फिर एक भाग और होगा। बस ये सिरे लगने वाली है कहानी। कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।